अध्याय 71। मैं कहता हूँ कि वे कचरा है। माप और नियंत्रण संकाय झाओ शिजी के कक्षा मॉनिटर ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, रूरान, मैं आपको केवल यह बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। आप लड़कियां वास्तव में पीली नदी गाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आप गीत के असली सार को बाहर नहीं ला सकते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि आप जानबूझकर हमारे साथ गलती ढूंढ रहे हैं। प्रतियोगिता अभी शुरू भी नहीं हुई है, इसलिए आपके लिए इस तरह का होना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, आप कभी नहीं जानते कि क्या होगा। हम आपसे ऊपर रैंकिंग कर सकते हैं। जब ऐसा होता है तो हम देखेंगे कि आखिरी हंसी किसे मिलती है। लड़कियां आम तौर पर रूढ़िवादी थी, और ये लड़कियां जो अंग्रेजी में पढ़ाई कर रही थी, सभी ने झाओ शिजी की भारी आलोचना की जब उन्होंने उनकी टिप्पणियों को सुना। झाओ शिजी को अजीब लगा। यद्यपि उन्हें अंग्रेजी में चुटकुले बनाने का अनुभव था, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह अपनी टिप्पणियों के साथ ईमानदार थे। आखिरकार माप और नियंत्रण संकाय लोगों से भरा था, इसलिए वह अक्सर महसूस करता था कि वह एक मठ में था। अगर वह अंग्रेजी विभाग की लड़कियों के साथ अच्छी तरह से मिल सकता है, तो वह इस प्रमुख हुकअप में कई लोगों की मदद करने में सक्षम होगा, जिसमें वह भी शामिल है। वह कैंपस बेले चुयू का दिल जीतने का सपना देखने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि उन्हें विश्वास था कि वह कक्षा मॉनिटर हुआंग रोरान के साथ स्कोर कर सकते हैं। अरे सुंदरियों, मैं गंभीर हूँ। मैं वास्तव में आप लड़कियों की मदद करना चाहता हूँ। इस बारे में कैसे? चूंकि आप सभी पीली नदी गाने पर जोर देते हैं, इसलिए मैं साहित्य और कला समिति के सदस्य क्यू लियांग को प्राप्त कर सकता हूं, जो आपको प्रशिक्षित करने के लिए हमारी कक्षा में है। वह एक गायन विलक्षण है और एक बैंड में मुख्य गायक था जिसे उसने हाई स्कूल में वापस बनाया था। अगर मैं उसे आपको कोचिंग देने के लिए लाऊंगा तो मुझे यकीन है कि आप कुछ ही समय में येलो रिवर में महारत हासिल कर लेंगे। लड़कियों के चेहरे पर शक की लकीरें लिखी हुई थी। मापन और नियंत्रण विभाग उनके विभाग का प्रतिद्वंद्वी था, और उन्हें यह अजीब लगा कि लड़के उनकी मदद करने की पेशकश कर रहे थे। आपका नाम झाओ शिजी है ना? बस यह क्या है जो आप हमें बेचने की कोशिश कर रहे हैं? चुयू पूछने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। उसने एक सफेद टी शर्ट और तंग नीली जीन्स पहनी हुई थी जो उसके लंबे पतले पैरों को दिखाती थी। उसका उज्ज्वल और परिष्कृत चेहरा, घुंघराले पलके, नाजुक नाक और छोटे होंठ बस अवास्तविक थे। यह नहीं जानते कि जब उसने अपना नाम कहा तो हंसना या रोना है। झाओ शिजी ने जवाब दिया, राजकुमारी यू, मैं आपको कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हुआए में हर छात्र जानता था कि चू यू कौन था और उसे राजकुमारी यू के रूप में संबोधित किया। आप इतने दयालु क्यों होंगे? चुयू ने मांग की, उसे घूरते हुए। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो एक लड़के के लिए किसी लड़की की मदद करना बहुत सामान्य बात है। इसके अलावा मैं रोरन के साथ दोस्त हूँ, इसलिए आप सभी की मदद करना उतना ही अच्छा है जितना कि उसकी मदद करना। झाओ शिजी ने अपनी बाहों को फैलाकर कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हुआंग रोरान ने एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचा और जवाब दिया, ठीक है, क्यू लियांग को आने के लिए कहें। अगर वह हमारी गायन समस्याओं को हल कर सकता है तो मैं, हुआंग रोरान, आप पर एहसान करूंगा। इस पर विचार करें। हे। झाओ शिजी प्रफुल्लित था। आखिरकार उसने मौके का फायदा उठाया। अंग्रेजी विभाग की नाजुक लड़कियों के बारे में सोचने मात्र से ही उसके भीतर के जानवर को उत्तेजित कर दिया, जिससे उसका खून गर्म करने का जुनून पैदा हो गया। उसने अपने साथियों को संकेत दिया और चिल्लाया, क्यू लियांग, यहाँ से निकल जाओ। एक सुंदर आदमी चला गया। उनकी समग्र उपस्थिति ने सहजता की भावना को छोड़ दिया। उनके लुक का एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह था कि वह काफी दम्भी दिखाई देते थे। उसे देखकर किसी को ऐसा लगा कि वह सभी उच्च और शक्तिशाली कार्य करेगा। जैसे ही क्यू लियांग आया, उसने ऐसे बात की जैसे वह एक वरिष्ठ शिक्षक हो। उन्होंने कहा, मैंने वहां से आप लड़कियों को पीली नदी गाते हुए सुना। तुम भयानक हो, आपका स्वर या तो बहुत अधिक या बहुत कम है, और आप पूरी तरह से सिंक से बाहर हैं। मुझे सीधे होने के लिए क्षमा करें,
लेकिन आप सभी सिर्फ अप्रतिभाशाली लोगों का एक समूह है। इन शब्दों को सुनकर अंग्रेजी विभाग से लड़कियां नाराज हो गई, लेकिन उन्होंने इसे पकड़ लिया। आखिरकार उनका गायन वास्तव में मानक के अनुरूप नहीं था और उन्हें उन सभी मदद की आवश्यकता थी जो वे प्राप्त कर सकते थे। मैं अभी आपके गायन को बेहतर बनाने में आप में से हर एक की सहायता करूंगा। हम आपके साथ शुरू करेंगे। एन ओवल बी एक एन क्वी लियांग आन हुआन के बगल में खड़ा था, जो दूरदाएं कोने में था, और आदेश दिया, शुरू से अंत तक पीली नदी गाओ। गाओ, हुआन हिचकिचाते हुए बोला। हाँ, गाओ, क्यू लियांग ने जवाब दिया। एक हुआन बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने गोली काट ली और गाना शुरू कर दिया। हवा गरज रही है, घोड़े चिल्ला रहे हैं। पीला, रुक जाओ, आपकी पिच बहुत ऊंची है, इसे कम करें, क्यू लियांग ने बीच में रोकते हुए निर्देश दिया। हुआन ने अपने स्वर को समायोजित किया और गाया, हवा गरज रही है, अभी भी बहुत ऊंचा, फिर से कोशिश करो। क्यू लियांग ने फिर से हस्तक्षेप किया। एक हुआन गुस्से में था, लेकिन विभाग की प्रतिष्ठा के लिए उसने इसे पकड़ लिया, अपना गला साफ किया और फिर से गाया। 6 प्रयासों के बाद वह आखिरकार क्यू लियांग की उम्मीदों को पूरा करती है। हम सभी ने एलिमेंटरी से हाई स्कूल तक संगीत की शिक्षा ली, तो आपके साथ क्या गलत हुआ? क्या आपके शारीरिक फिटनेस शिक्षक ने आपको गाना या कुछ और सिखाया है? क्यू लियांग ने व्यंग्यपूर्वक टिप्पणी की। तुम। एक हुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने अपने दांतों को किरकिरा किया और क्यू लियांग को घूर कर देखा। हुआन हुआंग रोरान ने उसे बुलाया, उसे क्यू लियांग के साथ लड़ाई शुरू नहीं करने के लिए कहा। हालांकि एन हुआन गुस्से में था, उसने खुद को रोकने का फैसला किया। यह बहुत कम है। आपको क्या लगता है कि आप क्या है? एक सबवूफर? तुम क्या गा रहे हो? क्या आपको इस लाइन को ऐसे ही गाना चाहिए? आप सबसे खराब महिला गायकों में से एक हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। क्या आप गा रहे हैं या सिर्फ गीत याद कर रहे हैं? क्यू लियांग ने अंग्रेजी संकाय में हर लड़की की आलोचना की जब तक कि उनके सभी चेहरे गुस्से से लाल नहीं हो गए। हर किसी को संदेह होने लगा और आश्चर्य हुआ कि क्या उनका गायन वास्तव में बुरा था। झाओ शिजी ने कॉकी क्यू लियांग को देखा। उसकी भौहें तनने लगी। अपने दिल में वह चुपके से अपने सहकर्मी को डांट रहा था। क्यू लियांग, क्या आप अभी भी अंग्रेजी विभाग से एक प्रेमिका ढूंढना चाहते हैं? बस अपने कौशल को थोड़ा सा दिखाएं, और यही वह है। अभी आप पूरी तरह से ओवरबोर्ड कर रहे हैं और सभी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। क्या तुम मूर्ख हो? झाओ शिजी ने क्यू लियांग को ज्यादा संकेत देने के प्रयास में 1-2 बार खांसी की। हालांकि क्यू लियांग अपनी संगीत श्रेष्ठता और शक्ति पर पूरी तरह से अनजान और उच्च था। उसे यकीन था कि वह वास्तव में शांत लग रहा था और उसने इन लड़कियों की नज़र में एक पुरुष देवता का दर्जा प्राप्त कर लिया था। फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि 3 खाली सीटें थीं। 3 खाली कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ क्या हो रहा है? वे सीटें हमारी कक्षा में 3 लोगों की हैं, हुआंग रोरान ने समझाया। अपने विभाग के गायन मानकों को बढ़ाने के लिए यह तीसरी बार था जब उसने क्यू लियांग पर अपने गुस्से की जांच की। वे यहाँ क्यों नहीं है? क्यू लियांग ने गरजती हुई आवाज में पूछा। क्या आप नहीं जानते कि पुरुष छात्रावास यहाँ से काफी दूर है? निश्चित रूप से उन्हें यहाँ पहुँचने में अधिक समय लगता है। हुआन ने अपने कूल्हों पर अपनी बाहों को पार करते हुए वापस गोली मार दी। क्यू लियांग ने कहा, क्या यह एक वैध कारण है? कोई आश्चर्य नहीं कि आपके गायन का स्तर इतना कम है। अगर आप सभी को समय पर यहाँ नहीं ला सकते हैं, तो आप अच्छा गाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? लड़कियों को उसे घूरते देख क्यू लियांग को आखिरकार एहसास हुआ कि वह ओवरबोर्ड हो गया था। यह उसके लिए पीछे हटने और एहसान करने का समय था। इसलिए एक श्रद्धापूर्ण स्वर में उन्होंने कहा, वास्तव में आप लड़कियों ने अच्छा गाया। ये 3 काली भेड़ें ऐसी हैं जिनमें किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी और सम्मान की कमी है। मैं कहता हूं कि वे यहाँ असली कचरा और चूहा है। क्या कोई इससे सहमत नहीं है? वह लड़कियों को अपमानित करने से डरता था, लेकिन लड़कों के बारे में कम परवाह कर सकता था।
यह सुनने के बाद सभी लड़कियां हैरान रह गई। वे सभी सोच रहे थे, क्या क्यू लियांग मंगल ग्रह से है? क्या उसे एहसास नहीं है कि वह हीरो लो तिकड़ी का जिक्र कर रहा है और उन्हें कचरा और चूहा शर्टी कह रहा है? क्या वह नरक के लिए मुफ्त वन वे टिकट मांग रहा है? क्लास मॉनिटर, हम यहाँ हैं। तभी कुछ ही दूरी पर जू शियाओफेई की आवाज बजी। अध्याय 72, मूर्ख। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। शियाओ लो सबसे आगे थे, जबकि झू शियाओफेई और डिंग काई पीछे थे। वे तीनों धीरे धीरे अंदर चले गए। जियो लो द फीन, झाओ शिजी और मापन और नियंत्रण विभाग के लड़कों के चेहरे एक पल में खिल उठे। हुआए में जियाओ लो की चूयू की तुलना में भी बड़ी प्रतिष्ठा थी। चूयू को पहचानना संभव नहीं था, लेकिन कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिससे कोई भी जियाओ लो की पहचान न करे। वह एक राक्षस था जिसने मिश्रित मार्शल आर्ट क्लब के हर सदस्य को अकेले ही एक लुगदी से पीटा था। क्यू लियांग ने जियाओ लो पर नजर डाली। फिर वह अंग्रेजी विभाग की लड़कियों की ओर मुड़ा और पूछा, क्या ये आपकी कक्षा के 3 चूहे हैं जो देर से आते हैं? फुफकारना। जैसे ही झाओ शिजी और माप और नियंत्रण विभाग के छात्रों ने यह सुना, उन्होंने कुछ ठंडी हवा में सांस ली और उनके चेहरे हरे हो गए। यह सोचना कि उन्होंने जियाओ लो द फीन को चूहा कहा था। क्या वे जीने से थक गए थे? जैसे कि वे एक मूर्ख को देख रहे थे, लड़कियों ने क्यू लियांग की जांच की। चूयू के चमकीले लाल होठों पर एक हल्की धूर्त मुस्कान दिखाई दी। उसने पूछा, अरे क्या आप सामने वाले लड़के को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं। क्यू लियांग ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। यह जियाओ लो है, चूयू ने एक चंचल मुस्कान डालते हुए जवाब दिया। जियाओ लो। क्यू लियांग ने भौहें सिकोड़ी। अपनी भौहों को झुकाते हुए उन्होंने एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचा और फिर कहा, क्या वह वास्तव में गायन या अपनी पढ़ाई में अच्छा है? मुझे क्यों पता होना चाहिए कि वह कौन है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आप नॉट राउजिंग फोरम के स्कूल से हैं? यहाँ तक कि बाई लिंग को भी इस बिंदु पर कुछ कहना पड़ा। मैंने अपना सारा समय और प्रयास संगीत लिखने में लगा दिया। मेरा सपना जू सॉन्ग की तरह एक गायक बनना है। मेरे पास स्कूल फोरम ब्राउज करने का समय कब होगा? क्यू लियांग हिकारत में थिरकने लगा। वह अपनी श्रेष्ठता का दिखावा करना चाहता था ताकि लड़कियों को पता चले कि वह कुछ महान कर रहा था, और उसे उम्मीद थी कि इससे उसके बारे में उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। उसने अंदर जा रहे 3 लोगों की ओर अपनी पीठ फेर ली और चिल्लाया, तुम तीनों अपना मीठा समय क्यों ले रहे हो? यहाँ आओ, जल्दी से। आपने पूरे गाना बजाने वालों के गायन मानकों को नीचे ला दिया है। लड़कियों के सामने कूल दिखने का सबसे आसान तरीका था दूसरों को फटकारना। क्यू लियांग ने खुद के बारे में अच्छा महसूस किया। उसके मन में सभी लड़कियां उसे प्रशंसा की दृष्टि से देख रही थी। क्यू लियांग, शांत हो जाओ। झाओ शिजी ने जल्दी से इस मूर्ख को रोकने का प्रयास किया, उसके कान में फुसफुसाते हुए, सामने चलने वाला लड़का जियाओ लो है। मुझे परवाह नहीं है कि वह झांग लो या मा लो है। अभी हम रिहर्सल के बीच में हैं और हर किसी को मेरी बात सुननी है। क्यू लियांग ने उसे बीच वाक्य में रोकते हुए कहा। उनमें बहुत आत्मविश्वास था और वह इन लड़कियों को अपने साथ सिर झुकाने के इस रास्ते पर चलना जारी रखना चाहते थे। तभी जियाओ लो, जू जियाओफेई और डिंग काई आखिरकार पहुंचे। जू जियाओफेई ने अपने नथुनों में खुदाई की और हुआंग रोरन से पूछा, क्लास मॉनिटर, यह आदमी कौन है? वह हमें आदेश क्यों दे रहे हैं? यह क्यू लियांग है। मैंने उन्हें हमें प्रशिक्षित करने और हमारे गाना बजाने वालों के समग्र मानकों में सुधार करने के लिए आमंत्रित किया, हुआंग रोरान ने समझाया। ओह, तो वह हमारी मदद करने के लिए यहाँ है। मुझे क्षमा करें। मेरा नाम जू जियाओफेई है और मैं आप पर भरोसा करूंगा, जू जियाओफेई ने कहा। वह ऊपर गया और क्यू लियांग को गर्मजोशी से हाथ मिलाया। क्यू लियांग ने अपने ठंडे रवैये को बनाए रखते हुए अपना हाथ हिलाने से इनकार कर दिया, अन्यथा उन्होंने जो छवि बनाई थी वह सब कुछ भी नहीं होती। इसके बजाय उन्होंने फटकार लगाई, घमंड करना बंद करो। गाना बजाने वालों में होना कोई मजाक नहीं है। क्योंकि आपको देर हो गई है, इसलिए मैं आपको सजा के रूप में 5 बार गीत गाने के लिए मजबूर करूंगा।
आह, चलो भी, चलो ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। आप हमें मौके पर डाल रहे हैं। झू जियाओफेई ने अपने आसपास के चारों ओर देखते हुए जवाब दिया। डिंग काई ने कहा, इस बार हमें जाने दो। हम जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँच गए। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर देर से आए थे। कोई रास्ता नहीं। देर से आने की सजा मिलनी चाहिए। तुम तीनों ठीक सामने खड़े हो जाओ और लड़कियों का सामना करो। 5 चीजें गाओ। कुछ भी कम नहीं। क्यू लियांग ने अपना सिर उठाते हुए एक गंभीर स्वर में आदेश दिया। जियाओ लो ने थोड़ा हंसते हुए स्पष्ट रूप से कहा, क्षमा करें, लेकिन मैं नहीं गाऊंगा। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि वह प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए उत्सुक नहीं था, क्यू लियांग का आदेश बहुत अधिक था। अंग्रेजी विभाग की लड़कियों के सामने उन तीनों को पीली नदी गाने के लिए मजबूर करना उनके साथ जोकर या राष्ट्रीय खजाने की तरह व्यवहार करने के बराबर था, जिसे एक स्पष्ट स्पॉटलाइट के तहत सामने रखा जाना था। वह स्पष्ट रूप से उन्हें अपमानित करने की कोशिश कर रहा था और जियाओ लो के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपको देर से आने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। अगर हर कोई आपके जैसा होता तो हम भी अभ्यास नहीं कर सकते थे और स्कूल को बता सकते थे कि आप स्कूल छोड़ रहे हैं, क्यू लियांग ने जवाब दिया। जियाओ लो उसके साथ परेशान नहीं हो सका और बस अपनी सीट पर वापस चला गया। जियाओ लो को देखते हुए, जो उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था, क्यू लियांग को लगा जैसे उसने जो बहादुरी बनाई थी वह एक गंभीर हित थी। वह गुस्से में था और चिल्लाया, चूहा नहीं। तुम चूहे के अलावा और कुछ नहीं हो। यदि यह वर्क सूप का बर्तन है तो आप इसे बर्बाद कर रहे हैं। यह बर्तन अंग्रेजी विभाग के अद्भुत छात्रों से भरा है। फुफकारना। झाओ शिजी और माप और नियंत्रण विभाग के छात्रों ने क्यू लियांग के लिए ठंडे पसीने में टूटते हुए अधिक ठंडी हवा में सांस ली। शियाओ लो को अपमानित होते देख हुआन 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 बर्दाश्त नहीं कर सका। वह गुस्से से खड़ी हो गई और क्यू लियांग से कहा, क्या आप अपनी डांट से थक गए हैं? यह हमें परेशान भी नहीं करता है। तो दूसरे विभाग का कोई लड़का अपनी पैंटी को इस तरह के ट्विस्ट में क्यों ला रहा है? सम्राट जल्दी में नहीं है तो किन्नर क्यों है? क्या तुम एक किन्नर हो? एक बार जब एन हुआन ने पीछे धकेलने का बीड़ा उठाया तो अन्य सभी लड़कियां, जो पहले से गुस्से से जल रही थी, विद्रोह करना शुरू कर दिया। यह सही है। हमने आपको यहाँ हमारे गाना बजाने वालों के समग्र मानकों को बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है, न कि हमें डांटने के लिए। हम गायन में बुरे हो सकते हैं, लेकिन हम सभी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जब आप हमें प्रशिक्षित करते हैं तो क्या आप हमें कुछ सम्मान नहीं दिखा सकते हैं? आप हमें डांटते और फटकारते हैं जैसा आप चाहते हैं। आप हमें किस लिए ले जा रहे हैं? हुआंग रोरान ने इस बार किसी को नहीं रोका। उसने महसूस किया कि क्यू लियांग अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा था। अगर वह अपनी कक्षा में लड़कों को अनुचित रूप से डांटते हुए देखकर कम से कम थोड़ा नाराज नहीं हुई, तो इसका मतलब होगा कि कक्षा में एकता की कमी थी, जो अंग्रेजी विभाग में छात्रों के बारे में बहुत कुछ कहेगी। क्यू लियांग ने इस सब विरोध की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला और चिल्लाया, क्या आप सभी अभी भी पीली नदी गाना चाहते हैं? उनके ऐसा कहने पर सब चुप हो गए। उन सभी का एक ही लक्ष्य था कि वे अच्छी तरह से गाना चाहते थे, और क्यू लियांग, जो उनके सामने खड़ा था, एक वास्तविक सौदा संगीतकार था। अगर उन्होंने उन्हें सिखाया तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनकी गायन क्षमता नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। अंग्रेजी विभाग को हिलाने के बाद क्यू लियांग ने आत्मसंतुष्ट होकर हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप सभी अभी भी पीली नदी गाना चाहते हैं। आखिरकार, अगर आप इसे अच्छी तरह से गाना चाहते हैं तो आपको मेरी बात सुननी होगी, अन्यथा मैं अब जा सकता हूं और आप सभी करेंगे तो छोड़ दो। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, एक मंद आवाज यह कहते हुए सुनी गई। जियाओ लो ने जो कुछ कहा था उससे हर कोई भौंचक्का रह गया। हालांकि वे क्यू लियांग को नापसंद करते थे, अगर वह चले गए तो पूरा गाना बजाने वालों को परेशानी होगी। क्यू लियांग थोड़ा स्तब्ध दिख रहा था। उन्होंने कहा, आपका क्लास मॉनिटर कुछ नहीं कह रहा है। आपको क्या लगता है कि आप पूरे अंग्रेजी विभाग की ओर से किसे बोलेंगे?
झाओ शिजी घबरा गया था और उसे लग रहा था कि उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है। वह क्यू लियांग में कुछ समझ देने की कोशिश कर रहा था और उसे डांटा, क्यू लियांग तुम मूर्ख। वह जियाओ लो है। जियाओ लो, वह राक्षस जिसने कुछ दिनों पहले मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लब में अकेले दम पर सभी को पीटा था। क्या आप वास्तव में अनजान हैं या आप सिर्फ नहीं जानने का नाटक कर रहे हैं? क्या आप अच्छी तरह से नहीं बोल सकते? वह पागल था। अगर उन्हें पहले से पता होता कि वह खुद को पूरी तरह से बेवकूफ बनाने जा रहे हैं, तो वह कभी भी लड़कियों को उनके गायन में सुधार करने में मदद करने के लिए सहमत नहीं होते। स्थिति अब भयावह लग रही थी। न केवल वह दोनों विभागों के बीच अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने में विफल रहा था, बल्कि उसने जियो लो द फील्ड को भी नाराज कर दिया था। यदि वे जियाओ लो को इस बिंदु तक परेशान करते हैं कि उन्होंने पूरे माप और नियंत्रण विभाग के साथ उसी तरह से व्यवहार किया जैसे उन्होंने मिश्रित मार्शल आर्ट क्लब के साथ किया था, तो वे बड़ी परेशानी में होंगे। अध्याय 73 प्रशिक्षण। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। येहन। क्या यह वह था? क्यू लियांग की रीढ़ की हड्डी में एक ठंड दौड़ गई। अगर उन्होंने सिर्फ शियाओ लो का नाम सुना होता तो उनके मन में पहचान की चिंगारी नहीं होती। लेकिन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लब शब्द सुनकर वह एक महत्वपूर्ण घटना को याद करने में सक्षम था जो कुछ दिन पहले हुआए में हुई थी। कहा गया कि स्कूल के एक विशेष व्यक्ति ने 100 से अधिक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लब के सदस्यों को लड़ाई के लिए चुनौती दी थी। न केवल वह जीत गया था, बल्कि वह क्लब के अध्यक्ष सोंग जियानन के हाथ को अपंग करने में कामयाब रहा। अचानक यह आदमी अब उसकी आंखों के सामने था, वही जिसने उस लड़ाई के दौरान हुआए के सभी को चौंका दिया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे समय क्यू लियांग जियाओ लो को डांट रहा था, उसे चूहा, शर्टी और कचरा कह रहा था। निगल। क्यू लियांग ने अपनी लार को जोर से निगल लिया। उसके हर एक रोमछिद्र डर के मारे पसीने से तरबतर हो रहे थे। भगवान, क्या किस्मत! वह बस लड़कियों के सामने शांत अभिनय करना चाहता था, फिर भी उसने किसी तरह इस दोस्त को उकसाया था। इसके बाद हुआंग रोरान बाहर आए और क्यू लियांग और झाओ शिजी से कहा, हालांकि मैं वास्तव में हमारे वर्ग गाना बजाने वालों के मानकों को अपग्रेड करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपके रवैये को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यू लियांग की ओर देखते हुए उसने जारी रखा, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। गाना आपकी खासियत है, लेकिन यह आपको अपनी इच्छानुसार हमें ताड़ना देने का अधिकार नहीं देता है। हम एक वर्ग हैं, और यदि आप हम में से एक को डांटते हैं, तो आप हम सभी का अपमान कर रहे हैं। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे, इसलिए आप यह रवैया अपना सकते हैं और वहां से जा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी बुरी तरह से गा सकते हैं, हम अब आपका मार्गदर्शन नहीं चाहते हैं। क्या क्या हो रहा था? क्या रोरान वास्तव में जियाओ लो का पक्ष ले रहा था? सभी लड़कियां सदमे में थी। हर कोई जानता था कि वे प्रतिद्वंद्वी थे, और जब भी वे मिलते थे, संघर्ष उत्पन्न होते थे। यह अकल्पनीय था कि इस बार हुआंग रोरान वास्तव में जियाओ लो के साथ पक्ष लेंगे। जियाओ लो ने अपनी भौहें उठाईं और अप्रत्याशित दृष्टि से हुआंग रोरान को देखा। जाओ, बस जाओ, मैं इसे अब और नहीं देख सकता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने भाई लो को डांटा है। शियाओ लो के वफादार बुद्धिहीन के रूप में जू जियाओफेई बाहर निकल गया था जब क्यू लियांग ने उसे चारों ओर आदेश दिया था और जियाओ लो को चूहा, शर्टी कहा था। आप लोग। क्यू लियांग की प्रतिष्ठा सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। वह गुस्से में था। उन्होंने कहा, तब तक इंतजार करो जब तक आप प्रतियोगिता में अंतिम स्थान पर नहीं आ जाते। तब आपको पछतावा होगा। उस निर्मम धमकी को छोड़ने के बाद वह चला गया। रुको। जियाओ लो अपने चेहरे पर एक ठंडी नजर के साथ आगे बढ़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झाओ शिजी सिहर उठा। वह चिंतित था कि जियाओ लो परेशानी पैदा करेगा। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, भाई लो, मैं उनकी ओर से माफी मांगना चाहता हूँ। वह आपका अपमान नहीं करना चाहते थे, इसलिए कृपया इसे दिल पर न ले। आप गलत है। मैं कोई परेशानी पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि कहा जाता है,
जैसे धूप बुद्ध के लिए है, वैसे ही गरिमा एक व्यक्ति के लिए है। तो वह भविष्यवाणी करता है कि हम प्रतियोगिता में अंतिम स्थान प्राप्त करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर हम उसकी कक्षा से ऊपर रहें? तब वह क्या करेंगे? इससे पहले जब एन हुआन हुआन और अन्य लड़कियों ने आगे बढ़कर उसकी ओर से बात की थी, तो जियाओ लो ने गर्मजोशी की लहर महसूस की थी। यह सम्मान की सामूहिक भावना थी जो उनका मानना था कि लंबे समय से गायब थी। वह सोचता रहा कि वह एक उचित छात्र नहीं था। आमतौर पर उन्होंने खुद को छात्र गतिविधियों से बाहर रखा, लेकिन इस बार अपने वर्ग के गौरव के लिए उन्होंने बोलने का फैसला किया। अंग्रेजी प्रमुख लड़कियां चौंक गई। मापन और नियंत्रण विभाग के गाना बजाने वालों के छात्रों ने पीली नदी गाया और उनका गायन अविश्वसनीय था। यह सिर्फ अच्छा नहीं था, यह वास्तव में आश्चर्यजनक था। यह आयोजित जोर से किया गया था और निडर गति के साथ सेना के प्रभार को आगे बढ़ाने की भावना को दूर करता था। फिर भी अंग्रेजी विभाग धुन में भी नहीं गा सकता था। उन्हें प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या उम्मीद थी? वह सिर्फ मजाक कर रहा था। इसे गंभीरता से न ले। झाओ शिजी अजीब तरह से हंसे, यह जानकर कि उन्होंने एक निर्दयी लड़के के साथ गड़बड़ की थी। इस बार उन्होंने वास्तव में ऐसा किया था और जियाओ लो उनसे निपटने के लिए तैयार था। मैंने आपसे नहीं पूछा। मैंने उससे पूछा, जियाओ लो ने क्यू लियांग को देखते हुए जवाब दिया। ऐसा नहीं था कि क्यू लियांग पीछे हट रहा था। अगर यह कोई और होता तो वह पहले ही जवाबी कार्रवाई कर चुका होता। लेकिन अब जियाओ लो भयंकर पार्टी थी, इसलिए उसने वापस बात करने की हिम्मत नहीं की। कुछ कहो। अगर हमारी कक्षा आपकी कक्षा से बेहतर है तो आप क्या करने जा रहे हैं? शियाओ लो का लहजा आक्रामक था। वह कोई संत नहीं था। वैसे भी वह पहले से ही गायन का अभ्यास करने के मूड में नहीं था और क्यू लियांग ने केवल उसे और भी खुश कर दिया था। अब जब क्यू लियांग ने उसे नाराज कर दिया था तो उसके लिए क्यू लियांग को वापस पेशाब करने का समय आ गया था। क्यू लियांग ने अपना सब कुछ दे दिया। अपने दांतों को किरकिरा करते हुए उसने कहा, अगर आप लोग हमसे बेहतर जगह बनाते हैं तो मैं नग्न होकर स्कूल के चारों ओर एक गोद दौड़ाऊंगा। वह जियाओ लो की धमकी से भयभीत नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि अंग्रेजी विभाग के छात्र उसकी कक्षा से बेहतर करने में सक्षम थे। ठीक है, अब जब आपने यह कहा है तो इसे सबूत के लिए दर्ज किया गया है। जियाओ लो ने अपना फोन निकाला और क्यू लियांग ने जो कहा था उसकी रिकॉर्डिंग चलाई। हीरो लो इस बारे में गंभीर था। अंग्रेजी विभाग की लड़कियों ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि वे कहाँ खड़े हैं। वे माप और नियंत्रण विभाग के छात्रों के खिलाफ कैसे जा सकते हैं और जीत सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने वचन का पालन करेंगे, जियाओ लो ने हंसते हुए कहा, जब वह अंग्रेजी विभाग के बाकी छात्रों के साथ शामिल होने के लिए वापस चले गए। अगर आप लोग हार जाते हैं तो सजा भी होनी चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे यह उचित हो सकता है, क्यू लियांग ने साहसपूर्वक कहा। झाओ शिजी वास्तव में चाहता था कि वह इस आदमी को मौत के घाट उतार सके। उसने उसे कॉलर से पकड़ लिया और चिल्लाया, अरे बेवकूफ, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? जियाओ लो के साथ सौदेबाजी ने अस्पताल में कुछ दिनों के रहने की गारंटी दी, जैसे सोंग जियानान 9 पाउंड 1 एन। उन्होंने कहा, चूंकि हम सट्टेबाजी कर रहे हैं तो दोनों पक्षों के लिए परिणाम होने चाहिए, अन्यथा यह एक असली शर्त नहीं है। क्यू लियांग ने जियाओ लो पर चमक बिखेरी, जो उतना अनुचित नहीं था जितना उसने सोचा था। इसके बजाय उसके पास डरने के लिए कुछ भी नहीं था। अब उन्हें लगा कि अगर इस घटना की खबर स्कूल के बाकी हिस्सों तक पहुंच जाए तो वह तुरंत लोकप्रिय हो जाएंगे। ठीक है, यह भी सच है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने पीछे मुड़कर सुझाव दिया, अगर हम हार जाते हैं तो मैं नग्न होकर स्कूल के चारों ओर एक गोद कैसे चलाऊं? इसके बारे में क्या? हाँ। लड़कियां सदमे में थी। स्कूल के चारों ओर नग्न दौड़ते हुए जियाओ लो की छवि उन्हें लाल करने के लिए पर्याप्त थी। यह एक सौदा है। क्यू लियांग उत्साहित हो गया। जब तक वह जियाओ लो को नग्न घुमा सकता था, वह निश्चित रूप से परिसर में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व बन जाएगा। सौदा।
जियाओ लो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको पहले से बताना चाहता हूँ, अगर हम जीतते हैं और आप सौदा तोड़ते हैं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती हों। यह सुनकर झाओ शिजी की रीढ़ की हड्डी में ठंडक आ गई। उसे यकीन नहीं था कि जियाओ लो की मुस्कान शैतान की तरह क्यों दिखती थी। क्यू लियांग का दिल धड़क रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसकी कक्षा का गायन अंग्रेजी विभाग की तुलना में काफी बेहतर था। उन्होंने शियाओ लो को एक बार फिर आश्वासन दिया, मैं निश्चित रूप से अपने शब्द से पीछे नहीं हटूंगा। बेशक मुझे आशा है कि आप भी नहीं करेंगे। यह निश्चित है। जियाओ लो शांति से मुस्कुराया। झाओ सिजी और क्यू लियांग के जाने के बाद लड़कियों ने एक साथ झुंड बनाया। अरे दिखावटी, आप जानते हैं कि हमारे गायन मानक क्या है ना? आप वास्तव में एक दिखावटी व्यक्ति हैं, चुयू ने कहा। हीरो लो, मैं नहीं चाहता कि तुम नंगे घूमो। तुम्हारा पूरा अस्तित्व मेरा है, तुम्हारा शरीर भी। मुझे यह पसंद नहीं है जब अन्य लड़कियां आपको देखती हैं, हुआन हुआन ने स्नेह से कहा। इस बीच अधिकांश लड़कियां सोच रही थी कि जियाओ लो बहुत तर्कहीन था। क्या वह थोड़ा अत्याचारी नहीं था? जियाओ लो, आपके पास एक योजना है ना? हुआंग रोरान ने नीले रंग से पूछा। हर कोई चुप हो गया और उत्सुकता से जियाओ लो को देखने लगा। तो योजना यह है कि मैं आप सभी को प्रशिक्षित करने जा रहा हूँ। इस बिंदु पर जियो लो ने पहले से ही संगीत प्रतिभा के एक बिंदु के लिए 500 अंकों का आदान प्रदान किया था। ट्रेन? झू जियाओफेई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सही सही सही। भाई लो हम सभी को प्रशिक्षित करने जा रहा है। हा हा हा। ट्रेन शब्द पर जोर देते हुए वह सूक्ष्म रूप से किसी चीज की ओर इशारा कर रहा था। लड़कियां उसे घूरने लगी। झू जियाओफेई, क्या आप पिटाई की मांग कर रहे हैं? चुयू ने लात मारी और अन्य लड़कियों ने जल्दी से उसका पीछा किया। वे सभी नियंत्रण से बाहर थे। भाई लो, कैजी, कृपया मेरी मदद करो। झू शियाओफेई ने अपना चेहरा झुकाया और मदद के लिए चिल्लाया। जियाओ लो ने नाटक किया कि वह देख नहीं सकता था और दूसरी दिशा में देखा। यही वह है जो आप कठोर होने के लायक हैं। दिंग काई ने भी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अध्याय 74, गाना बजाने वालों का संचालन। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। लगभग 10 मिनट के बाद झू जियाओफेई को अंग्रेजी भाषा के प्रमुख में लड़कियों द्वारा अच्छी तरह से पीटा गया था। उसके बाल झड़ गए थे और उसके कपड़े गड़बड़ थे और वह प्रसिद्ध चीनी भिखारी ब्रदर शार्क की एक प्रति की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाला था। वह अपनी मूल स्थिति में खड़ा होने के लिए लौट आया। जियाओ लो ने संगीत प्रतिभा की क्षमता को भुनाया और उनकी इंद्रियों में नाटकीय बदलाव आया। हाँ, संगीत प्रतिभा मेजबान को जल्दी से संगीत क्षमता का एक उच्च मानक प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिसमें संगीत वाद्ययंत्र बजाने, गीत लेखन, बैंड या गाना बजाने वालों का संचालन करने की क्षमता आदि शामिल है, लेकिन सीमित नहीं है। जियाओ लो को चू युनशियोंग के असाइनमेंट को स्वीकार करने पर पछतावा होने लगा। अगर उसे पता था कि समान के बिना जीनियस सिस्टम इतना हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली था, तो उसे बोरिंग कक्षाओं में भाग लेने के लिए हुआए नहीं आना पड़ेगा। अकेले अपनी संगीत प्रतिभा के साथ वह गीत लिखकर भाग्य बना सकते थे। हालांकि चूंकि उसने एक समझौता किया था, इसलिए वह अपना काम ठीक से करेगा। जियाओ लो, क्या आपके पास वास्तव में हमारे गायन को बेहतर बनाने का कोई तरीका है? हुआंग रोरान ने चुपचाप पूछा। जब से जियाओ लो ने उसे कुछ से बचाया था, तब से वह उसे नापसंद नहीं करती थी। वास्तव में उसने उसके लिए एक अकथनीय स्नेह महसूस किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया या कहा, उसे यह सुखद लगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आइए सभी को इसे फिर से ऊपर से ले जाएं, जियो लो ने आगे बढ़ते हुए कहा। हुआंग रोरान ने सिर हिलाया, फिर कक्षा को संबोधित किया। हर कोई अपने पदों पर। चलो एक बार और पीली नदी गाते हैं। जियो लो के संचालन के साथ हर कोई सबसे अधिक सहयोगी था। भले ही कोई नहीं जानता था कि जियाओ लो के पास किस आधार पर उन्हें प्रशिक्षित करने की विशेषज्ञता थी, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से लोगों को प्रेरित करता था,
जिससे उन्हें बड़ी उम्मीद मिलती थी। लड़कियां आगामी गायन प्रतियोगिता के बारे में बहुत अधिक आशावादी और आश्वस्त हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने अपनी आंखें बंद कर ली, जो उसने सुना उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जब सभी ने गाना खत्म कर लिया तो उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोली और उन्हें सही करना शुरू कर दिया। ओल्ड जू, आपके पास एक तेज, मधुर आवाज है जो आपका मजबूत बिंदु है। इस पर काम करते रहो। हालांकि आपने एक भाग गलत तरीके से गाया है। हवा बह रही है कविता को बड़े करीने से और तेजी से गाया जाना चाहिए, लेकिन आप अंत में नोट को खींच रहे थे। हर कोई दंग रह गया। सभी ने एक साथ गाना गाया था। तो जियाओ लो ने पूरे समूह से जू जियाओफे की आवाज और उसके ऊपर उनकी गलतियों को कैसे उठाया था। जियाओ लो का ध्यान स्थानांतरित हो गया क्योंकि उन्होंने जारी रखा, काजी, उस हिस्से के दौरान प्रत्येक पंक्ति के बीच एक आराम होना चाहिए जहां आप 4 बार बचाव गाते हैं। आप आराम करने की उपेक्षा कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आप भाग रहे हैं, जो समूह की समग्र एकता को प्रभावित करता है। दूसरी बार हर कोई चौंक गया। वह डिंग काई की त्रुटियों को भी इंगित कर रहा था। इससे पहले कि कक्षा ने अपना संयम हासिल किया, जियाओ लो ने अपना ध्यान चू यू पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने सख्ती से कहा, चू यू, पीली नदी गरज रही है। कविता में गर्जने वाला शब्द के लिए गर्जना शब्द के पहले और दूसरे उदाहरण को अलग तरह से गाया जाना चाहिए। पिच ऊंची और ऊंची होनी चाहिए क्योंकि गाने में कुछ उतार चढ़ाव की जरूरत है। चू यू की गायन गलतियों को समझाने के बाद जियाओ लो ने बाई लिंग को देखा। बिना रुके उन्होंने कहा, बाई लिंग, आपने पहाड़ों में कविता को गलत तरीके से गाया। आपका स्वर यहाँ और अधिक मजबूत होना चाहिए, लेकिन अब यह सपाट लगता है। एक हुआन हुआन गीत राइफलों को उठाने की कविता पर गति देता है। क्योंकि आप गति के साथ नहीं रह रहे हैं, इसलिए यह समूह की समग्र एकता को प्रभावित करता है। वांग लिंगलिंग, आपने लाइन को गड़बड़ कर दिया। नदी के पश्चिम की पहाड़ियां विशाल है। जब तक जियाओ लो ने कक्षा में हर छात्र द्वारा की गई गलतियों को इंगित करना समाप्त कर दिया था, तब तक वे सभी उसे देख रहे थे जैसे कि वह एक विदेशी था। उन्हें एक बार में गाते हुए सुनने से एक या दो त्रुटियों को इंगित करना अपेक्षाकृत सामान्य होगा, लेकिन यह स्थिति ऐसी नहीं थी। जिया लो वास्तव में हर गायक की खामियों की पहचान करने के लिए सटीक और सटीक रूप से प्रबंधित किया था। वह यह कैसे कर रहा था? येलो रिवर के बोल हमारे क्रांतिकारी पूर्वजों की लड़ाई की भावना की प्रशंसा करने के लिए एक रूपक के रूप में वास्तविक पीली नदी का उपयोग करते हैं। जिस तरह से हम इसे एक साथ गाते हैं, उसे ट्रेबल और बास गायकों के बीच एक मजबूत आगे पीछे के माध्यम से रोलिंग तरंगों की भावना को भी कैप्चर करना चाहिए। अब उच्च और निम्न आवाज वाले गायक सभी मिश्रित हैं, इसलिए हमें समूह के गठन को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। जियाओ लो एक मास्टर की तरह था, ध्यान से अपना मार्गदर्शन दे रहा था। उन्होंने 3 लड़कियों को 2 पंक्तियों में व्यवस्थित किया, जिसमें चू यू उनके नेतृत्व के रूप में थे। इसी तरह उन्होंने डिंग काई के साथ बास के लिए 2 पंक्तियों का गठन किया। अच्छा, चलो अब इसे फिर से गाते हैं। इस बार जब आप गाते हैं तो उन मुद्दों को ठीक करना याद रखें जिन्हें मैंने पहले इंगित किया था। जियाओ लो गठन के सामने लौट आए और उनकी आंखें उज्ज्वल और केंद्रित थी। समूह ने अवचेतन रूप से स्वीकृति में सिर हिलाया और अपने हाथ की एक लहर के साथ उन्होंने फिर से गाना शुरू कर दिया। प्रभाव स्पष्ट थे। जब उन्होंने इस बार गाया तो यह समूह के बीच अब तक का सबसे अधिक तालमेल था। एक सुनने से वास्तव में रोलिंग तरंगों की भावना मिल सकती है। बदलाव मामूली था, लेकिन यह वहां था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हुआंग रोरन हक्का बक्का रह गया। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि जियाओ लो के पास इस प्रकार के कौशल थे। अगर वह जियाओ लो को पहले बागडोर संभालने देती तो वे इतने सारे व्यर्थ रिहर्सल पर अपना समय बर्बाद नहीं करते। चुयू का मुंह थोड़ा खुला रह गया और उसने अविश्वास में जियाओ लो को देखा। वह जियाओ लो के दूसरे पक्ष को देखने के लिए आई थी। उसने कभी किसी को अपने से श्रेष्ठ नहीं माना था। फिर भी जियाओ लो पहला आदमी था जिसे उसने अपने बेहतर के रूप में देखा। अपने दिल की गहराई से वह उसके लिए प्रशंसा से भर गया था। भाई लो,
ओ मेरे अच्छे भाई लो, आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली हैं। अकेले आपके निर्देशों से हमारे गाना बजाने वालों के मानकों को अगले स्तर तक बढ़ा दिया गया है। ऐसा लगता है कि क्यू लियांग को वास्तव में नग्न होकर जाना और दौड़ना होगा। हा हा हा, झू जियाओफे गुफावेद। भाई लो के जूते चाटना बंद करो। डिंग काई ने सही तरीके से जवाब दिया। क्या भाई लो एक प्रतिभाशाली है? बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह प्रतिभाशाली है। जब हर कोई सोच रहा था कि डिंग काई जियाओ लो को नीचे रखने की कोशिश क्यों कर रहा था, तो उसने अप्रत्याशित रूप से ज्वार को उलट दिया। उसने विस्मय के साथ कहा, भाई लो मनुष्यों के बीच एक देवता है और वह कुछ भी कर सकता है। भाई लो के लिए केवल परमेश्वर की उपाधि ही उपयुक्त है। भगवान का शीर्षक आपकी माँ। सभी कन्या वर्ग ने उसे चुपचाप शाप दिया। झू जियाओफेई ने तुरंत गुस्से से जवाब दिया, यहाँ से चले जाओ। तुम मुझे बूटलिकर कहते हो, फिर मुड़कर उसके एको चूमना शुरू करते हो। ऐसा लगता है कि मुझे आपको काजी के बजाय किसे डिंग कहना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। लड़कियां इस आदान प्रदान से खुश थी और अपनी हंसी रोक नहीं पाईं। हुआंग रोरान ने सभी को शांत करने के लिए अपने हाथों को एक साथ ताली बजाई। ठीक है, गड़बड़ करना बंद करो और सुनो कि जियाओ लो को क्या कहना है। क्लास मॉनिटर के अधिकार ने जल्दी से कमरे को चुप कर दिया। जियाओ लो ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और कहा, एक समूह के रूप में सद्भाव में गायन केवल पहला कदम है। अगला कदम एक राउंड में गाना है। हम एक राउंड में 4 एक साथ बचाव करे भागों को हवा बह रही है के साथ गाएंगे। यह सीधा है और पिछली पंक्ति को सामने की पंक्ति शुरू होने के बाद सिर्फ एक बार गाना शुरू करने की आवश्यकता है। चलो अब कोशिश करते हैं। हे भगवान, जियाओ लो ने अपनी आस्तीन ऊपर कितनी चालें चलाईं? लड़कियों ने शियाओ लो को सम्मान की दृष्टि से देखा। एक राउंड में गाने की कोशिश करने के बाद जियाओ लो संतुष्ट थे। प्रत्येक गाना बजाने वालों को एक कंडक्टर की आवश्यकता होती है, लेकिन पीली नदी करने के लिए हमें एक कथाकार की भी आवश्यकता होती है। हीरो लो, एक कथाकार क्या है? हुआन हुआन ने उत्सुकता से पूछा। इससे पहले कि हम सभी गाना शुरू करें, कथाकार के पास दर्शकों को पीली नदी का अर्थ समझने में मदद करने के लिए एक एकालाप है, जियाओ लो ने समझाया। इस बारे में क्या? मैंने हुआंग रोरान को कंडक्टर बनाने का फैसला किया है। उनके पास अधिकार की एक प्राकृतिक हवा है जो हर किसी का ध्यान आकर्षित कर सकती है, इसलिए भूमिका उनके लिए एकदम सही है। कथाकार के लिए मुझे लगता है कि चू यू को यह करना चाहिए। एक कथाकार को श्रोताओं को उत्साहित करने के लिए भावुक और अभिव्यंजक होने की आवश्यकता होती है और उसकी आवाज में ये गुण होते हैं। अध्याय 75 मजबूत हत्या का इरादा। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जियाओ लो के मार्गदर्शन में अंग्रेजी भाषा के प्रमुखों ने खुद को गायन अभ्यास के लिए पूरी तरह से समर्पित किया और वे पहले से कहीं अधिक उत्साही थे। उसी समय उनकी प्रतिभा से चकित उन्होंने व्यावहारिक रूप से जियाओ लो की पूजा करना शुरू कर दिया। चूंकि प्रतियोगिता केवल एक सप्ताह दूर थी, इसलिए जियो लो ने कक्षा को गहन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। कक्षाओं में भाग लेने और अपना भोजन लेने के अलावा उनका बाकी समय रिहर्सल के लिए समर्पित था। हर किसी ने इन कुछ दिनों के दौरान पूर्ति की भावना महसूस की, जिसने उन्हें शुद्ध आनंद दिया, जबकि उनकी दोस्ती को गहरा किया और उनके वर्ग के बंधन को मजबूत किया। एक दोपहर जियाओ लो को एक अजनबी का फोन आया। यह एक आदमी था जिसने इंटरनेट पर स्विस ओमेगा घड़ी के लिए अपनी लिस्टिंग देखी थी और इसे अपनी प्रेमिका के लिए खरीदना चाहता था। उस व्यक्ति ने उपनगरों में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक बैठक बिंदु की भी व्यवस्था की। जियाओ लो उस बैठक बिंदु के बारे में असहज था जिसे आदमी ने चुना था। यह शहर से बहुत दूर था, टैक्सी से लगभग 1 घंटे की दूरी पर। इसके अलावा यह क्षेत्र एक गहरा जंगल था और इसका एक भयावह नाम था वाइल्ड बोर रिज। व्यापार करने के लिए ऐसी जगह पर मिलने से ऐसा महसूस हुआ कि वे कुछ अवैध कर रहे थे। हालांकि आदमी के पास अपने कारण हैं। उन्होंने बताया कि वह जियांगचेंग के अधिकार क्षेत्र में काउंटी शहरों में से एक में निवासी थे, लेकिन शहर के जिले में नहीं रहते थे।
इसलिए प्रस्तावित स्थान एक समझौता था ताकि दोनों पक्ष आधे रास्ते में मिल सके और सौदा करने में अपनी ईमानदारी दिखा सके। यह आदमी चतुर है, झू जियाफेई ने विवरण सुनने के बाद उस व्यक्ति की प्रशंसा की। वाइल्ड बोअर रिज पर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ मिलने का विकल्प चुनकर वह अपने यात्रा खर्चों का आधा हिस्सा बचा सकता है। दिंग काई ने अपनी भौंहा झुकाई, फिर अपने विचारों को जोर से आवाज दी। भाई लुओ की घड़ी 59,999 के लिए जा रही है। अगर वह इतना खर्च उठा सकता है तो वह आगे की यात्रा क्यों नहीं कर सकता? मुझे डर है कि उसके बुरे इरादे हो सकते हैं और वह भाई लुओ को उसे लूटने के लिए लुभा रहा है। यह समझ में आता है। काजी के पास एक बिंदु है और हम उस संभावना से इनकार नहीं कर सकते, झू जियाओफेई ने कहा। भाई लो, एहतियात के तौर पर आपको उसे हमारे स्कूल में मिलने के लिए कहना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने एक दराज से घड़ी निकालते समय अपना सिर हिलाया। मैं आखिरकार इस घड़ी को खरीदने में रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति को खोजने में कामयाब रहा। क्योंकि उन्होंने मुझे वहां मिलने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए मैं उनके साथ खेलूंगा। यहाँ तक कि अगर उसके पास वास्तव में बुरे इरादे हैं तो हम देखेंगे कि क्या वह मेरे हाथों से घड़ी छीन सकता है। यह सच है। भाई लो लड़ने में बहुत अच्छा है। जो कोई भी कुछ भी मजाकिया करने की कोशिश करता है उसे पीटा जाएगा, झू जियाओफेई ने सहमति व्यक्त की। दिंग काई ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा। क्या आपकी अपनी राय है या क्या आप बस फ्लिप-फ्लॉप होने जा रहे हैं? चुप रहो। मैं भाई लो का कट्टर प्रशंसक हूँ। झू जियाओफेई ने गर्व से अपनी छाती थपथपाई। जियाओ लो ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उस दोपहर बाद जियाओ लो ने एक टैक्सी को हरी झंडी दिखाई और बैठक बिंदु पर पहुंच गया। आधे घंटे बाद टैक्सी आई। चालक अपने 30 के दशक में एक युवा व्यक्ति था। जैसे ही उसने अपने परिवेश में प्रवेश किया, वाइल्ड बोर रिज व्यावहारिक रूप से एक कुंवारी जंगल था। ड्राइवर कांप गया और पूछा, भाई, हम कहीं नहीं हैं। आप यहाँ खुद क्यों आना चाहते थे? उस आदमी ने सुना था कि कुछ लोग टैक्सी ड्राइवरों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने उन्हें मार डाला और लूट लिया, फिर उनके शवों को जंगल में फेंक दिया। वह सोचने लगा था कि क्या वह अभी एक निशान था और रुकने के बाद अपने हैंडब्रेक को संलग्न नहीं किया था। अगर कुछ भी महसूस होता है तो वह एक पल के नोटिस पर वहां से भागने के लिए तैयार था। मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। कृपया मेरे लिए यहाँ प्रतीक्षा करें। मुझे बाद में मुझे वापस लेने की आवश्यकता होगी। जियाओ लो ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। क्या वह अपने साथियों का इंतजार कर रहा था? ठंड ने ड्राइवर को जकड़ लिया क्योंकि वह जबरदस्त चिंता से भरा था। इसके तुरंत बाद 3 शानदार काले रंग की सेडान सड़क के बीच में जियाओ लो से दूर एक स्टॉप पर फिसलने से पहले राजमार्ग की ओर तेजी से आईं। दरवाजे खुल गए और काले सूट पहने एक डरावनी हवा के साथ पुरुषों का एक समूह कारों से बाहर निकला। उनके हावभाव में किसी भी सुखद बात का नामोनिशान नहीं था। एफसीके। उनके आगमन ने टैक्सी चालक को बहुत चौंका दिया, जिसने तुरंत अपनी पैडल को धातु पर रख दिया, जिससे उसकी हरी टैक्सी दृष्टि से बाहर हो गई। उसके लिए यह पूरी स्थिति फीकी से परे थी। अगर वह अब नहीं बचता है तो उसे दूसरा मौका नहीं मिल सकता है। जियाओ लो ने उस टैक्सी ड्राइवर की ओर मुड़कर नहीं देखा जिसने उसे छोड़ दिया था। वह सीधा आगे की ओर देखता रहा। समूह में 9 लोग शामिल थे, जिनमें से एक हिपस्टर की तरह कपड़े पहने चांदी के बालों वाला युवक था। एक नज़र में वह बता सकता था कि यह युवा मास्टर था जो प्रभारी था। समूह उसके सामने खड़ा हो गया और उसे घेर लिया। जियाओ लो ने पूछा, क्या आप वही हैं जिन्होंने मुझे बुलाया था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चांदी के बालों वाले युवक ने खुशी से जवाब दिया, हाँ, फोन मेरी ओर से आया था। मुझे पैसे दिखाओ और मैं सामान सौंप दूंगा, जियाओ लो ने हल्के से जवाब दिया। यह सुनकर समूह के चेहरे पर एक चंचल भाव दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि आप एक असली मूर्ख हैं, इस तरह की जगह पर इतनी लापरवाही से आ रहे हैं। तुम्हें पता है, मेरी छोटी बहन वास्तव में तुम्हें मरना चाहती है, चांदी के बालों वाले युवक ने दुष्टता से कहा। तुम्हारी छोटी बहन?
जियाओ लो ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। मानो ठीक क्यों पर सामने की कार से एक लड़की निकली। उसके पास एक शैतानी आकर्षक आकृति थी, जिसमें लहराते गोरा घुंघराले का सिर था जो प्रकाश में चमकता हुआ लग रहा था। उसकी लंबी पतली जांघों को हल्के पीले रंग की मिनी स्कर्ट में लपेटा गया था, जो उसके सही अनुपात को दिखा रहा था। जियाओ लंबे समय से नहीं देखा। लड़की ने जियो लो पर बुरी तरह से चमक बिखेरी। यह फांग शुलान था, जिससे वह पहले एक पार्टी में मिला था। उसे देखकर जियाओ लो के दिमाग में सब कुछ जगह हो गया। फेंग शुलान ने इंटरनेट पर अपनी घड़ी की लिस्टिंग पर ठोकर खाई होगी और उसे इस दूरस्थ स्थान पर लुभाने और उसे अपने अधीनस्थों के साथ सबक सिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया होगा। जियाओ लो ने उसे मजाक के लहजे में बुलाया। थोड़ी देर हो गई है ना? क्या मिस फैंग आज फिर से मुझे कुछ खर्च करने वाले पैसे देने की योजना बना रही है? गुस्से की एक चमक फांग शुलन के चेहरे को पार कर गई। बस जियाओ लो की शर्म को याद करते हुए, जिसने उसे उस दिन के माध्यम से रखा था, उसे नफरत में अपने दांत मजबूत करने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, तुम एक पागल के बेटे हो। अभी भी हवा में डाल रहे हैं, है ना? आज मैं आपको उन सभी अपमानों के लिए भुगतान करने जा रहा हूं जो मैंने झेले हैं, ब्याज के साथ। जियाओ लो ने अवमानना की एक नरम सांस ली। कुछ लोग ऐसे ही थे। उन्होंने कभी नहीं सीखा। चांदी के बालों वाले युवक ने एक अजीब सी खिलखिलाहट निकाली और जियाओ लो से कहा, मैंने सुना है कि आप लड़ाई में अच्छे थे और आप फू जियावेई के घर पर कई अंगरक्षकों को पीटने में कामयाब रहे। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उन लोगों के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे जिन्हें मेरे परिवार ने काम पर रखा था। उचित चेतावनी, वे सभी पूर्व सैन्य और शक्तिशाली लड़ाके हैं। हे, अगर मैं तुम होता तो मैं ऐसा नहीं करता, जियाओ लो ने हल्के से जवाब दिया। उसके मुंह का कोना एक क्रूर मुस्कुराहट में झुक गया। यहाँ सिर्फ आप और मैं हैं। यहाँ तक कि अगर मैं आपको मार भी देता हूँ तो पुलिस इसे कभी भी मेरे पास वापस नहीं लाएगी। उस क्षण जियाओ लो की आंखें पूरी तरह से चमक उठीं। उसकी दृष्टि धूमिल और भावहीन थी, किसी भी रंग या भावना से रहित थी। उसके शरीर में रक्तपात की आभा झलक रही थी। यह इतना तीव्र था कि यह स्पष्ट था, जैसे कि हवा तुरंत हिमांक बिंदु तक ठंडी हो गई थी। वह पिचकाली स्याही के पूल की तरह था और उसके चारों ओर अंधेरे के बादल एक विशाल ब्लैक होल की तरह थे, जो उसके आसपास के सभी लोगों को पूरी तरह से घेर रहे थे और निगल रहे थे। इतनी मजबूत हत्या का इरादा। नवपाउंडिन सूट पहने 8 पुरुषों के चेहरे से रंग निकल गया। अचानक उन्हें लगा जैसे उनका दम घुटने वाला है। जियाओ लो मारने के लिए तैयार था। द कॉन्स्टिट्यूशन, किंग ऑफ मर्केनेरीज की क्षमता ने न केवल उनकी शारीरिक क्षमताओं में सुधार किया था, बल्कि इसने उनके स्वभाव को भी बदल दिया था। अध्याय 76, एक हत्यारा हमला। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो, नोवेल B-1 इन। चांदी के बालों वाले युवा और फांग शुलन दोनों ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि जियाओ लो के पास जीतने का कौशल था। उन्हें मारना तो दूर की बात है। तुम एक कुतिया के बेटे हो, खोखली धमकियां मत दो। जियावेई के विला के बकवास अंगरक्षकों की तुलना यहाँ के 8 लोगों से भी नहीं की जा सकती है, फेंग शुलन ने जोर से और काफी बहादुरी के साथ खुद को पंप करते हुए कहा। वे चाहते तो आपको आसानी से मार सकते थे। उनके लिए यह एक बग को कुचलने जैसा सरल है। क्या ऐसा है? जियाओ लो कपटी रूप से मुस्कुराया। अगले ही सेकंड वह वहां से गायब हो गया जहां वह खड़ा था और फांग शुलान के ठीक सामने काली बिजली की चमक की तरह फिर से प्रकट हुआ। अपना हाथ फैलाते हुए उसकी पकड़ फांग शुलन की गोरी गर्दन के चारों ओर धातु के प्लर्स की एक जोड़ी की तरह कस गई। घुटन महसूस होने की तीव्र भावना उसके मस्तिष्क तक पहुंच गई। फेंग शुलान को ऊपर उठाया गया था और उसके पैर मुश्किल से जमीन को छूते थे। तेज दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। जियाओ लो के चेहरे पर उदासीन भाव को करीब से देखकर उसने वास्तविक आतंक का अनुभव किया। चांदी के बालों वाला युवक हक्का-बक्का रह गया था और उसके साथ 8 काले अनुकूल अंगरक्षक भी थे। शियाओ लो इतनी तेजी से आगे बढ़ गया था, पलक झपकते ही फांग शुलान को छीन लिया था।
अंगरक्षकों के पास प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं था। मेरी छोटी बहन को छोड़ दो, चांदी के बालों वाला युवक उत्सुकता से चिल्लाया। शियाओ लो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने केवल अपना सिर उठाया और फांग शुलन को ठंड से देखा। अगर मैं बस थोड़ा और दबाव डालता हूँ तो मैं आपका गला काट सकता हूँ और आपके दुखी अस्तित्व को समाप्त कर सकता हूँ। आपका जीवन आपके नियंत्रण में भी नहीं है और आप कहते हैं कि आप मेरा अंत करना चाहते हैं। फांग शुलान को जियाओ लो की मुट्ठी में एक मेमने की तरह पकड़ लिया गया था, जिसकी गर्दन एक भूखे भेड़िए के दांतों के बीच फंस गई थी। वह व्यर्थ में संघर्ष कर रही थी और उसका चेहरा एक गहरे रंग की बीट लाल हो गया। वह बोलने में असमर्थ थी, लेकिन उसकी आंखें उसके अंदर के डर को व्यक्त कर रही थी। उसके चांदी के बालों वाले बड़े भाई को बुखार आ गया था। वह 8 काले अनुकूल अंगरक्षकों पर चिल्लाया, आप बस चारों ओर क्यों खड़े हैं? एक बच्चे के उस बेटे को मार डालो, अब उसे मार डालो। 8 अंगरक्षकों ने अपना संयम वापस पा लिया। एक के रूप में वे जियाओ लो पर जल्दी से कूद गए। इस समय जब ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा झगड़ा छिड़ जाएगा, एक लाल BMW 3 सीरीज आ गई, जिससे दोनों पक्षों के बीच अपना रास्ता तय करना पड़ा। कार रुक गई, जिससे सड़क पर गहरे रंग के निशान पड़ गए, क्योंकि यह पूर्ण स्टॉप पर आ गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कार का दरवाजा खुला हुआ था और चूयू एक कढ़ाई वाली सफेद शर्ट और शांत पन्ना टूल स्कर्ट पहने हुए बाहर निकला। उसके गहरे काले बालों को एक चंचल दिखने वाली चोटी में वापस खींच लिया गया था, जबकि बालों के कुछ आवारा किस्में उसके सफेद जेड जैसे माथे के सामने धीरे से लहरा रही थी। वह सुंदर और परिष्कृत लग रहा था। रुक जाओ। हर कोई रुक जाता है, चूयू चिल्लाया। हाँ, मालकिन चू ने अपनी उपस्थिति से हमें सुशोभित किया है, जियाओ लो ने एक विडंबनापूर्ण मुस्कान के साथ कहा। चूयू उसकी ओर आया, चिल्लाया, जियाओ लो, अब शुलान को जाने दो। मुझे क्यों करना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि आप आकर्षक दिखते हैं, मिस्ट्रेस चू? जियाओ लो ने बेरहमी से पूछा। फेंग शुलान चूयू का दोस्त था, इसलिए दिन की घटनाओं पर उसकी कुछ नाराजगी स्वाभाविक रूप से उसकी ओर निर्देशित थी। इसने उसके प्रति उसके आक्रामक रवैये को समझाया। क्या आप वास्तव में अपने हाथों पर उसका खून चाहते हैं? जियाओ लो, उसे जाने दो। मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, चूयू ने गंभीरता से कहा। इस समय वह एक लापरवाह युवा उत्तराधिकारी की अपनी सामान्य छवि से बहुत दूर थी। एक अन्य कार तेजी से आई और पास में आकर रुक गई। 2 मजबूत आदमी बाहर चढ़ गए। यह जियांग गाओयांग और जियांग गाओजियान थे। यह निश्चित रूप से आज यहाँ जीवंत हो रहा है। जियाओ लो की आंखें संकुचित हो गई। चूंकि मालकिन चू ने मुझसे भीख मांगने के लिए खुद को विनम्र कर लिया है, इसलिए मैं आपको कुछ चेहरा बचाने दूंगा। यह कहते हुए उन्होंने फांग शुलान को कूड़े के टुकड़े की तरह जमीन पर पटक दिया। उसकी पकड़ से मुक्त फेंग शुलन हिंसक रूप से खांसी। वह हवा के लालच में हाँफ रही थी, क्योंकि उसकी गर्दन पर चोट के निशान उभरने लगे थे। चूयू नाराजगी से भरी आंखों के साथ उसकी मदद करने के लिए दौड़ा। अगर यिंगिंग ने मुझे नहीं बताया होता कि क्या हो रहा था, तो मैं अभी भी अंधेरे में होता। आपने मेरी चेतावनियों को नजरअंदाज क्यों किया और शियाओ लो के पीछे जाने की कोशिश क्यों की? मैं? फेंग शुलान क्षण भर के लिए अवाक था, क्योंकि वह अपनी शिकायतों को निगलने के लिए संघर्ष कर रही थी। मैं इसे सुनना नहीं चाहता। हमारी दोस्ती यहीं खत्म हो जाती है। आज। चूयू ने पहले कहा था कि वह जियाओ लो के साथ झगड़े करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने दोस्त के रूप में स्वीकार नहीं करेगी, और वह अपना वादा निभाने का इरादा रखती है। उसने चांदी के बालों वाले युवक को एक तेज आकर्षक चमक के साथ देखा। एक पल के लिए उसने अपना आपा खो दिया और वह अनिश्चित था कि कैसे प्रतिक्रिया करे। फेंग चोंगकियांग, आप अपने अंगरक्षकों को किसी पर हमला करने के लिए सिर्फ इसलिए लाए क्योंकि शुलान ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था? क्या आपको लगता है कि आप जो चाहे कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कुछ गुर्गे हैं? क्या मुझे तुम्हारी बराबरी कर लेनी चाहिए? चूयू ने उसे फटकार लगाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यूयू, यह। मुझे यूयू मत कहो, चूयू ने बीच में कहा।
मैं अब आपसे वादा कर सकता हूँ कि भले ही आपके पिता कितने भी पैसे की पेशकश कर रहे हों, मैं आपसे सगाई नहीं करूंगा। फेंग चोंगकियांग ने शर्मिंदगी में अपना मुंह बंद कर लिया। शियाओ लो थोड़ा आश्चर्यचकित था। उन्होंने चू यू के इस जंगली, मजबूत पक्ष को देखने की उम्मीद नहीं की थी। फिर वह असाधारण चू युनशियोंग की बेटी थी। अगर चू युनशियोंग की तुलना एक ड्रैगन से की जा सकती है, तो क्या इससे उसकी बेटी फीनिक्स बन गई? भले ही यह एक अतिशयोक्ति थी, लेकिन वह उस तरह की उत्तराधिकारी नहीं थी जो परेशानी के मामूली संकेत पर मदद के लिए चिल्लाती थी। यह उसे उस घटना से स्पष्ट किया गया था जहां वह और बाई लिंग और शिकारी माँ झेंगफेंग द्वारा लक्षित किया गया था। हमम। अचानक खतरे का एक मजबूत पूर्वाभास उस पर उतर आया। वाह! लगभग एक साथ 2 गोलियां चलाई गई। गोलियां हवा में उड़ते हुए निकल गईं और बेरहमी से श्यांग गाओयांग और जियांग गाओजियान के शरीर को लाल रंग के खून के स्प्रे से छेद दिया। शुक्र है कि दोनों लोग सतर्क थे और तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक मोड़ के साथ चकमा दे रहे थे ताकि गोलियां उनके महत्वपूर्ण अंगों से चूक जाएं। ओफ! जैसे ही गोलियां उनके मांस के माध्यम से आगे बढ़ी, अत्यधिक प्रभाव ने न केवल 2 पुरुषों के कंधे के ब्लेड को चकनाचूर कर दिया, बल्कि उन्हें हवा में भी भेज दिया। वे अपने पीछे चल रही कार पर भारी पड़े। एक जोरदार दरार के साथ विंडशील्ड का कांच उनके वजन के नीचे चकनाचूर हो गया और कर्कश कार अलार्म चिल्लाया। स्नाइपर राउंड? शियाओ लुओ गहराई से हिल गया था। किस तरह का व्यक्ति हुआ नेशन में स्नाइपर राइफल लाया? उनका दिमाग वापस आ गया कि मां झेंगफेंग ने ब्लैकवाटर कंपनी के बारे में क्या कहा था। आतंकवादियों। भाड़े के सैनिक चू यू को निशाना बना रहे थे और उन्होंने एक ही चाल से उसके 2 कुलीन अंगरक्षकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। आह! फेंग शुलन ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। वह डर के मारे चीख पड़ी और उसके चेहरे से रंग गायब हो गया क्योंकि वह जियांग गाओयांग और जियांग गाओजियान से निकलने वाले ताज़ा खून को देखकर डर के मारे देख रही थी। 8 काले अनुकूल अंगरक्षक पेशेवर थे। वे चांदी के बालों वाले युवाओं और बीच में फांग शुलन के साथ एक मानव बाधा बनाने के लिए कार्रवाई में आए, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हुई। दूसरी ओर चू यू घबरा रहा था। यह पहली बार था जब वह कभी आग की रेखा में थी और हवा में गोलियों की आवाज ने उसका खून फ्रीज कर दिया था। मिस, आपको दौड़ना होगा। नीचे उठो और आगे बढ़ो। जियांग गाओयांग ने चू यू पर चिल्लाया, उसे छोड़ने का आग्रह किया। उनकी सुरक्षा अभी उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमलावर के पास एक स्नाइपर राइफल थी, जिसका मतलब था कि वे अकेले काम नहीं कर रहे थे। वे निश्चित रूप से एक कुलीन गुप्त संगठन से थे और उन्हें डर था कि वे पहले से ही घिरे हो सकते हैं। इन आदेशों को सुनकर 8 कालेनुकूल अंगरक्षकों ने भी पकड़ लिया। वे जल्दी से फांग चोंगकियांग और फांग शुलान को दूर ले गए और कारों में वापस ले गए। यूयू, जल्दी आओ। फेंग चोंगकियांग ने अभी भी चू यू की गहराई से देखभाल की और उसे पीछे नहीं छोड़ने की याद रखी। फांग शुलान के लिए वह मौत से डर गई थी। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और उसका पूरा दिमाग खाली हो गया था। ऐसा लगता था कि उसने खुद पर से सारा नियंत्रण खो दिया था। अध्याय 77, दुनिया द्वारा त्याग दिया गया। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। चू यू ने अपने दिल को जकड़ रहे डर को दबा दिया और फेंग चोंगकियांग की दिशा में भाग गया। हालांकि वह कुछ कदम से ज्यादा नहीं चली थी कि एक स्नाइपर की गोली हवा में उछली और उसके सामने वाली सड़क पर जा टकराई। कंक्रीट के चिप्स और धूल के स्प्रे के साथ कठोर सड़क में एक बड़ा गड्ढा खुला होने के कारण कान फोड़ने वाला धमाका हुआ। चू यू सदमे में वापस आ गई, अपना पैर खो दिया और सड़क पर गिर गई। यूयू। फेंग चोंगकियांग चू यू को बचाने के लिए कार से बाहर निकलने वाले थे, लेकिन उनके एक काले रंग के अंगरक्षक ने उन्हें रोक लिया। दुश्मन का लक्ष्य मिस्चू है। यंग मास्टर फेंग, तुम्हारे लिए वहां से भागना बहुत खतरनाक है, अंगरक्षक ने उसे सख्ती से चेतावनी दी। उनका काम केवल फांग चोंगकियांग और फांग शुलान की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। दूसरों की सुरक्षा उनकी चिंता का विषय नहीं था। लेकिन फेंग चोंगकियांग एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंस गया महसूस किया। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता,
एक फीके चेहरे वाले फांग शुलन ने उन्मादी रूप से चिल्लाया, ड्राइव करो। कोशिश, हमें जल्दी से यहाँ से दूर ले जाओ। उसका एकमात्र विचार नरसंहार के दृश्य को छोड़ने का था, और वह चू यू के साथ क्या हुआ इसके बारे में कम परवाह नहीं कर सकती थी। आदेश को स्वीकार किया गया और काले अनुकूल अंगरक्षक ने अपने हाथ से संकेत दिया। ड्राइवर उन्हें 3 काले रंग की सेडान में ले गए, जो एक पल में दृष्टि से बाहर हो गए। छिपे हुए भाड़े के सैनिक उन पर गोलीबारी नहीं कर रहे थे, इसलिए उनका लक्ष्य स्पष्ट रूप से चू यू था। फांग चोंगकियांग, फांग शुलान, आप लोग। चू यू को विश्वास नहीं हो रहा था कि फेंग चोंगकियांग का समूह वास्तव में उसे पीछे छोड़ देगा और भाग जाएगा। आखिरकार उनके पिता बहुत करीबी दोस्त थे। उसके 2 अंगरक्षकों के कार्रवाई से बाहर होने के कारण उसे यहाँ छोड़ना मूल रूप से मौत की सजा थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही वह देखने के लिए मुड़ी, उसे एहसास हुआ कि जियाओ लो भी गायब हो गया था। निराशा ने इस पल में उसके विचारों को भर दिया और उसने पूरी दुनिया द्वारा त्याग दिया हुआ महसूस किया। जियाओ लो, क्या आपके पास कुछ अविश्वसनीय कौशल नहीं है? तुम भी क्यों भाग गए? उसे समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों महसूस किया, लेकिन जियाओ लो द्वारा छोड़े जाने से उसे उस समय से कहीं अधिक चोट पहुंची जब फेंग भाई बहनों ने उसे छोड़ दिया। उसने उसे बेझिझक शाप दिया और उसका सुंदर चेहरा गिरते आंसुओं से चिकना था। आप बस वहां बैठने जा रहे हैं और गोली लगने का इंतजार कर रहे हैं। उसने सुना कि कोई उसे पुकार रहा है। जैसा कि वह सख्ती से बोलता था, वह स्पष्ट रूप से एक विदेशी था जिसकी मातृभाषा चीनी नहीं थी। 3 बड़े पश्चिमी लोग घने जंगल से बाहर निकले। प्रत्येक के पास एक राइफल थी और उसने लड़ाकू उपकरण पहने हुए थे जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। जियांग गाओयांग और शियांग गाओजियान ने अपनी कमर से अपने साइडार्म्स खींचे और जवाबी हमले की तैयारी की। तभी 3 हमलावरों में से एक काला आदमी ने अपनी बंदूक का थूथन चू यू के सिर पर टिका दिया। बर्फीली आवाज में वह चिल्लाया, यदि आप चाहते हैं कि आपकी याद जीवित रहे तो अब अपने हथियार छोड़ दें। 3 बंदूकधारियों ने प्रशिक्षित हथियारों की हवा छोड़ दी। जियांग गाओयांग और जियांग गाओजियान ने तुरंत इसे पहचान लिया और उन्होंने तुरंत रोक दिया और आज्ञाकारी रूप से जमीन पर अपनी हैंडगन रख दी। यह एक अच्छा लड़का है। उनमें से एक अन्य बदमाश मुस्कुराते हुए उनके पास गया और फिर अपनी राइफल की बट से उनके सिर फोड़ दिए। खून के छींटे थे और दोनों लोग उनके नीचे लाल पोखर पूलिंग में डूब गए। उनकी चेतना फीकी पड़ गई और उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। NOV.LB1N। ठीक है, यह चूजा व्यक्तिगत रूप से बहुत सुंदर है। काले आदमी ने चू यू की ठोड़ी को एक हाथ में उठा लिया, उसकी दर्द भरी अभिव्यक्ति को अनदेखा किया और दांतों को भींच लिया। धीमी आवाज में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विशेष रूप से यह प्यारा सा मुंह। यह एक वास्तविक कृति है। यह कहते हुए उसने उसके बालों की एक मुट्ठी पकड़ ली और उसके सुंदर चेहरे को अपने क्रोच में रगड़ना शुरू कर दिया। अरे! जियांग गाओयांग और शियांग गाओजियान 2 घायल शेरों की मरती हुई दहाड़ की तरह गुस्से से झूम उठे। हालांकि इससे पहले कि वे खून के कुंड से उठ पाते जिसमें वे लेटे हुए थे, 2 लात उनके पेट पर भारी पड़ गई। जबरदस्त प्रभाव ने उन्हें झींगे की तरह दर्द में झोंका दिया। उनके चेहरे दर्द से छटपटा रहे थे और वे अनियंत्रित रूप से कराहने लगे। अगर उन्हें गोली नहीं मारी गई होती तो वे इस शर्मनाक स्थिति से बच सकते थे और कुछ प्रतिरोध कर सकते थे। फिर भी अब जब वे दुश्मन के हाथों में पड़ गए थे तो वे अपनी परिस्थितियों के लिए पछतावा महसूस करने के अलावा और क्या कर सकते थे? काले आदमी ने एक वॉकी-टॉकी निकाला और अपने सहयोगियों को रेडियो किया। बिच्छू हेड, अंदर आओ। यह ब्लैक टेल है। हमने लक्ष्य पर कब्जा कर लिया है। मैं दोहराता हूँ, हमने लक्ष्य पर कब्जा कर लिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसे कॉपी करो। अच्छा कार्य। दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर मिलन बिंदु पर फिर से इकट्ठा करें। ईगल निष्कर्षण के लिए यहाँ है। यहाँ से चले जाओ, एक डरावनी आवाज ने जवाब दिया। रोजर, वह काले आदमी ने जवाब दिया, फिर वॉकी-टॉकी बंद कर दिया। अपने चेहरे पर एक चंचल भाव के साथ उन्होंने मजाक किया,
हम यहाँ सिर्फ एक छोटी लड़की को पकड़ने के लिए हैं। क्या हमारे बॉस थोड़ा ओवरबोर्ड नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा, हमें अब भी चौकसी बरतनी चाहिए। लापरवाही न करें। माँ झेंगफेंग ने वह गलती की और अपने मिशन को विफल कर दिया। हम उनके नक्शेकदम पर नहीं चलना चाहते हैं। तीसरे भाड़े के सैनिक ने चेतावनी दी, जिसके पास एक पतला निर्माण था। वह सही है। चू युनशियोंग एक बिजनेस टाइकून है जो जानता है कि उसकी बेटी खतरे में है। उन्होंने कहा, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए केवल 2 अंगरक्षक भेजे। कहीं छिपे हुए और भी लोग होने चाहिए। काले आदमी ने तिरस्कारपूर्वक व्यंग्य किया, अगर और अधिक होते तो वे खुद को पहले ही दिखा चुके होते। आप लोगों को नहीं लगता कि जो युवा बच्चा पहले भाग गया था वह उसका गार्ड था, है ना? पतले आदमी ने अपनी भौहें उठाकर उसे आंखों में देखा। वह स्पष्ट रूप से सोच रहा था कि काला आदमी गड़बड़ कर रहा था। काला आदमी, जाहिर है, जियाओ लुओ का जिक्र कर रहा था। उनकी टीम के स्नाइपर घटनास्थल पर सभी को आसानी से मार सकते थे। हालांकि इस बार उनका काम एक अपहरण था और हिट नहीं था, इसलिए उन्होंने हर किसी की हत्या नहीं करने का फैसला किया था। किसी भी घटना में जियाओ लुओ छोटे और कमजोर लग रहे थे। वह उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने इस संभावना पर भी विचार नहीं किया था कि वह चू यू के अंगरक्षकों में से एक हो सकता है। चलो बाहर चलते हैं। हम ईगल के साथ फिर से संगठित हो रहे हैं। काले आदमी ने एक निराश चू यू को उठाया और जंगल की गहराई में वापस चला गया। भाड़े के सैनिकों के रूप में उनका निकास मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ नहीं होगा। वे झाड़ी में घर पर बहुत अधिक थे। मिस जियांग गाओयांग और शियांग गाओजियान ने पीछा करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उनके सबसे करीबी भाड़े के सैनिक ने अपना हथियार उठाया और अपनी राइफल के बट से उनके सिर पर 2 और वार किए, जिससे वे बेहोश हो गए। मुझे छोड़ दो, जाने दो। चू यू घबराहट में चिल्ला रहा था और उसकी बादाम के आकार की आंखें आंसू से चमक रही थी। पहली बार वह चाहती थी कि उसने अपने पिता की बात सुनी होती और अपने इतने सारे अंगरक्षकों को हठपूर्वक नहीं भगाया होता। मिस, अगर आप संघर्ष करते रहते हैं तो मुझे आपको यह स्वाद देने में कोई आपत्ति नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिस तरह आपके हुआ राष्ट्र की महान दीवार लंबी है, वैसे ही मेरे सदस्य भी बहुत लंबे हैं और आपके जैसे एक अच्छे व्यक्ति में बहुत रुचि रखते हैं। हे। आदमी अश्लील तरीके से हंसा, जिससे चू यू चुप हो गया। यह देखते हुए कि चू यू सहयोग कर रहा था, काले आदमी ने जंगल में छिपे स्नाइपरों को संकेत दिया और संकेत दिया कि वे बाहर निकल रहे हैं। हालांकि स्नाइपर में से एक जगह जमे रहे। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था क्योंकि वह अपने मुंह से निकले खून से सने ब्लेड को अविश्वास में देख रहा था। एक धार में मोटा चिपचिपा खून डाला गया। यह उसका अपना चाकू था, तो यह उसकी गर्दन के पीछे कैसे फंस गया था? उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी, सब कुछ अंदर ले रही थी। लेकिन उनके मस्तिष्क ने जल्दी से जानकारी को संसाधित करने की किसी भी क्षमता को खो दिया। मृत्यु इतनी धर्मार्थ नहीं थी कि उसके लिए इंतजार किया जा सके, और उसके अंतिम मरने के विचार अनुत्तरित प्रश्नों से घिरे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हत्या कैसे की गई। वह ऊंची जमीन पकड़े हुए था, इसलिए उसे सबसे पहले यह जानना चाहिए था कि नीचे से कोई आता है या नहीं। बिना किसी की भनक लगाए हमलावर ने उसे कैसे पकड़ लिया? यह समझ से परे और अविश्वसनीय था। अध्याय 78, घुसपैठियों को मरना चाहिए। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। एक चेटेक M200 स्नाइपर राइफल 2500 गज की प्रभावी सीमा के साथ। हाँ, यह ठीक होना चाहिए। जियाओ लो ने उस स्नाइपर के शरीर से हथियार उठाया जिसकी उसने अभी हत्या की थी और थोड़ा मुस्कुराया। बंदूक की गर्मी ने उसके खून को उबाल दिया और उसके पूरे शरीर को ऐसा लगा जैसे यह आग पर था। आसपास के अन्य संभावित सुविधाजनक बिंदुओं को स्कैन करने के दायरे के माध्यम से उन्होंने जल्दी से दूसरे स्नाइपर पर ध्यान केंद्रित किया। एक गोली चलाई गई थी और प्रभाव के सरासर बल ने बेरहमी से दूसरे स्नाइपर के सिर को उड़ा दिया।
फिर वह मुड़ा और चू यू का अपहरण करने वाले 3 भाड़े के सैनिकों पर राइफल का थूथन तान दिया और ट्रिगर को दबा दिया। वाह! एक गोली चली। ध्वनि अवरोध को तोड़ते हुए यह पुरुषों में से एक की ओर चिल्लाया। ओफ! गोली का अजय बल पीछे के आदमी के धड़ में घुस गया, भयानक विनाशकारी शक्ति के साथ उसकी छाती के माध्यम से एक खूनी छेद को फाड़ दिया। गोली उसके दिल और फेफड़ों पर लगी, जो उसके पीछे जमीन पर फैल गई। आदमी की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि वह अपनी छाती को खाली देख रहा था। फिर वह शब्दहीन रूप से जमीन पर पीछे की ओर गिर गया। एक और लाश बेचैन मृतकों की श्रेणी में शामिल हो गई। आह! अपनी आंखों के सामने इस तरह के एक भयानक दृश्य को देखकर चू यू अपनी बादाम के आकार की आंखों को खोलकर जोर से चिल्लाई। काला आदमी चिल्लाया, कवर करने के लिए जाओ। पतले आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक बड़े पत्थर के पीछे कवर लेने के लिए चला गया, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी थी। जियाओ लो की दृष्टि की रेखा में कोई भी एक आसान लक्ष्य था। स्नाइपर राइफल से एक और गोली निकली और एक जंगली बाघ के तेज फंग की तरह आदमी की जांघ में घुस गई। क्रैक! पपफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी पूरी जांघ ऐसे निकल गई जैसे किसी बड़ी ताकत से फट गई हो। घाव से खून निकलने लगा और उस पतले आदमी के मुंह से एक मनहूस रोना फूट पड़ा। पतला बंदर! काले आदमी का चेहरा काला हो गया और वह चू यू को मानव ढाल के रूप में अपने और स्नाइपर के बीच डालते हुए पतले आदमी के करीब चला गया। यहाँ मत आना। यह एक जाल है, पतला आदमी चिल्लाया। दुश्मन ने जानबूझकर मुझे घायल छोड़ दिया, लेकिन आपको अपनी आग की रेखा में खींचने के लिए जिंदा छोड़ दिया। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप सीधे उसके हाथों में खेल रहे होंगे। काला आदमी वहीं रुक गया जहाँ वह था। उन्होंने अपने स्नाइपर को रेडियो करने के लिए अपना इंटरकॉम उठाया। गिद्ध गिद्ध, क्या आप कॉपी करते हैं? क्या आप कॉपी करते हैं? अपनी सांस बचाओ। गिद्ध और अन्य लोग मर चुके हैं, पतले आदमी ने कर्कश स्वर में जवाब दिया। तेज दर्द से उसे बहुत पसीना आ रहा था। एफ! काले आदमी ने गुस्से में एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ कसम खाई, इंटरकॉम को जमीन पर टुकड़ों में तोड़ दिया। घटनाओं का यह मोड़ एक अवांछित आश्चर्य था। यह एक आसान मिशन माना जाता था, लेकिन एक विशेषज्ञ छाया में छिप रहा था। उसने अपना मुंह चू यू के कान के पास रखा और गरजती हुई आवाज में चिल्लाया, वह आदमी कौन है जो छिपा हुआ था? बोलो। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। भयभीत चू यू ने जोर से अपना सिर हिलाया। उसे वास्तव में कोई जानकारी नहीं थी और वह सोचने से डरता था। जब उसे ताजे बिखरे हुए खून की गंध आ रही थी तो उसका दिमाग खाली हो गया था। भय, निराशा और चिंता सभी ने उसके दिल को जकड़ लिया। नहीं, अगर तुम बात नहीं करोगी तो मैं अभी तुम्हारा बलात्कार करूंगा। काले आदमी की भावनाएं उथल-पुथल में थी। अपने साथियों की मौत ने उसे बेहद खतरनाक बना दिया था और वह एक पागल भूखे भेड़िए की तरह था। चू यू ने अपने होठों को एक साथ दबाया, घबराहट में अनियंत्रित रूप से रोया। ब्लैक टेल, लक्ष्य ले लो और यहाँ से बाहर निकलो। ईगल के साथ फिर से समूहित, पतला आदमी चिल्लाया। वह पहले से ही बहुत खून खो चुका था और थका हुआ लग रहा था। उसका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था। ठीक है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा रहा हूँ, काले आदमी ने गुस्से से जवाब दिया। पतला आदमी उदास मुस्कुराया। हम खतरनाक तरीके से जी रहे हैं, जीवन किनारे पर है और हम हमेशा अपने जीवन के साथ जुआ खेल रहे हैं। अब मैंने एक पैर खो दिया है। यहाँ तक कि अगर मैं इससे जीवित बाहर निकलता हूँ तो मैं सिर्फ एक बेकार अपंग बन जाऊंगा। मैं कुछ नहीं देता। पतले आदमी ने कठोरता से टोका। ब्लैक टेल, आप नियमों को जानते हैं। ऐसा कुछ मत करो जिससे मैं तुम्हारे प्रति अपना सम्मान खो दूं। काले आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपने दोहक और हिचकिचाहट को एक तरफ धकेलने के लिए संघर्ष कर रहा था, अपने दांतों को जकड़ने से पहले और चू यू के साथ भागने से पहले। पपफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ ही समय बाद जियाओ लो अपने स्नाइपर के घोंसले से नीचे आया। यह तुम थे? पतला आदमी जियाओ लो पर आतंक में लग रहा था।
वह विश्वास नहीं कर सका कि हानिरहित दिखने वाला युवक जिसे उन्होंने बचाया था वह इतना नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। वह वास्तव में आपको पीछे छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि आपका साथी बेवकूफ नहीं है, जियो लो ने हल्के से टिप्पणी की। पतला आदमी विद्रोही रूप से ऊपर देख रहा था। हम रेड स्कॉर्पियन मर्केनेरी कॉर्प्स के सदस्य कोई पुशोवर नहीं है। आप इसके लिए भुगतान करने जा रहे हैं। ओह, सच में? जियाओ लो मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने हमारी पुरानी कहावत के बारे में सुना है? क्या कह रहा है? पतले आदमी ने पूछा। उन्होंने कहा, हुआ नेशन में भाड़े के सैनिकों को जाने की अनुमति नहीं है। घुसपैठियों, अनिवार्य, मर जाओ। जियाओ लो धीरे से बोला, लेकिन उसके शब्द अनंत हत्या के इरादे से भरे हुए थे। उसने चारों ओर घूमकर अपने बाएं हाथ को पंजे में जकड़ लिया। हवा की एक भीड़ के साथ उसने अपनी मुट्ठी को बिजली के बोल्ट की तरह पतले आदमी की गर्दन पर चमकाया। पोफ! एक ही बर्बर झाड़ू के साथ मांस और हड्डी फट गई थी। आदमी की गर्दन में एक खूनी गश दिखाई दिया जिसमें से उसका गर्म जीवन रक्त बाहर निकल गया। पतले आदमी पर एक पीछे की नजर के बिना जियाओ लो ने काले आदमी का पीछा किया। हिलने में असमर्थ पतला आदमी कांच की घूरने के साथ जमीन पर गिर गया। उसका खून निकलता रहा, जिससे उसके चारों ओर की जमीन लाल हो गई। वह हिंसक रूप से हिल गया और उसके लिए जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह केवल ग्रिम रीपर के लिए बेसब्री से दर्दनाक तरीके से इंतजार कर सकता था। जंगली सुअर रिज एक घना जंगल था। अनगिनत ऊंचे पेड़ों के कैनोपी ने सूरज को रोक दिया, जबकि जमीन हरी काई और झाड़ियों से मोटी ढकी हुई थी। इस जंगल में खो जाना बहुत आसान था। इसके अलावा कई जंगली जानवर चारों ओर घूम रहे थे। चुइयों का अपहरण करने वाले काले आदमी ने जियाओ लो को पकड़ने से पहले लगभग 500 गज की दूरी तय की। शियाओ लो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अपनी पहले से ही तेज गति को तेज करते हुए वह तेजी से काले आदमी के सामने दिखाई दिया। उसने ठंडी सांस छोड़ी और आदमी के घुटने की ओर उड़ते हुए एक शातिर स्वीपिंग किक भेजी। आदमी का घुटना एक जोरदार दरार से चकनाचूर हो गया और उसका लंबा सीधा पैर तुरंत पीछे की ओर झुक गया। यह जियाओ लो को बांस के खंभे को काटने जितना आसान लग रहा था। काले आदमी के शरीर में तीव्र पीड़ा फैल गई क्योंकि वह लड़खड़ाकर अपने अच्छे घुटने पर गिर गया। इससे पहले कि वह दर्द से चिल्ला पाता, जियाओ लो का लोहे का पैर हवा के माध्यम से सीधे आदमी की छाती की ओर बढ़ रहा था। उसकी किक के दबाव से गरजती हवा ने आदमी को ठंडे पसीने में बाहर निकाल दिया। हताश होकर काले आदमी ने झटका रोकने के लिए अपनी बाहों को अपनी छाती पर पार कर लिया, इसलिए जियाओ लो की किक सीधे उसकी बाहों पर गिर गई। बूम! जैसे कि वह एक ट्रेन से टकरा गया था, काले आदमी के थोक को एक सीधी रेखा में पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया था। वह केवल तभी रुक गया जब वह एक बड़े पेड़ के तने से टकरा गया। उसकी छाती के अंदरूनी हिस्से हिंसक रूप से बदल रहे थे क्योंकि उसके मुंह से गाढ़ा खून बह रहा था। अपने प्रतिद्वंद्वी की विस्फोटक भयानक शक्ति ने उसे अस्थायी रूप से दर्द को भुला दिया। इसके बजाय उसने इस आदमी की पहचान को समझने की कोशिश की जिसने उसे लात मारी थी। जब उसने देखा कि यह जियाओ लो था, तो उसके चेहरे ने अविश्वास की वही अभिव्यक्ति पहनी जो पतले आदमी की थी। किसने सोचा था कि एक युवा बच्चा जिसे उन्होंने अनदेखा कर दिया था, वह उन्हें इस तरह के एक भयानक दुश्मन के रूप में काटने के लिए वापस आएगा? जैसे ही शियाओ लो ने हत्या के हमले की तैयारी की, उसकी बढ़ी हुई इंद्रियां कुछ 100 गज की दूरी पर भाड़े के सैनिकों के एक बड़े समूह पर उठीं। वे तेजी से आ रहे थे। उसने खुद को रोक लिया, भयभीत चुइयों को लेने के लिए मुड़ गया। दोनों पैरों को जमीन में पटकते हुए उसने गोली की तरह गोली मार दी और भूत की तरह गायब हो गया। अध्याय 79, भागने वालों का पीछा करना। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। ईगल कोड नाम के साथ रेड स्कॉर्पियन मर्केनेरी कॉर्प्स के मजबूत एक आंख वाले व्यक्ति को पूर्ण लड़ाकू गियर में 10 अन्य सदस्यों के साथ घटनास्थल पर पहुंचने में देर नहीं लगी। गंभीर रूप से घायल काले व्यक्ति को देखकर एक आंख वाला व्यक्ति आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए दौड़ पड़ा। ब्लैक टेल, यहाँ क्या हुआ?
लक्ष्य कहाँ है? मजबूत एक आंख वाले आदमी ने तुरंत पूछा। अपने दांतों को किरकिरा करते हुए ब्लैक टेल के नाम से जाने जाने वाले काले आदमी ने जवाब दिया। दुश्मन अपनी आस्तीन पर एक इक्का छिपा रहा था। हमारे दस्ते में बाकी सभी कार्रवाई में मारे गए। नहीं, यह कैसे हुआ? ईगल ने जारी रखने से पहले हताशा में जांग में खुद को जोर से मुक्का मारा। वे किस तरफ गए? ब्लैक टेल ने उस दिशा में इशारा किया जहां जो लो गया था। पूर्व। ईगल ने अपने बाकी आदमियों की ओर हाथ हिलाया। आप में से 2 ब्लैक टेल के साथ पीछे रहते हैं, बाकी तुम मेरे साथ हो। हाँ सर, समूह ने एक स्वर में जवाब दिया। ब्लैक टेल, आपको थोड़ा अच्छा आराम मिलता है। मैं उसे कभी भी पैदा होने का पछतावा कराऊंगा। मजबूत एक आंख वाले आदमी ने काले आदमी के कंधे को थपथपाते हुए कहा। सावधान रहो, वह एक स्नाइपर राइफल से लैस है और उसका उद्देश्य त्रुटिहीन है। ब्लैक टेल ने गंभीरता से चेतावनी दी। समझ गया। हाथ के संकेत के साथ मजबूत एक आंख वाले आदमी ने पीछा किया, अपने पुरुषों के समूह को पूर्व की ओर ले गया। उसी समय उन्होंने रेड स्कॉर्पियन मर्केनरी कॉर्प्स के नेता को एक रिपोर्ट सुनाते हुए अपना वॉकी निकाला। बॉस, ब्लैक टेल को घात लगाकर नीचे ले जाया गया था। लक्ष्य पूर्व की ओर भागने की ओर बढ़ रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मानो उसके विचारों को इकट्ठा करते हुए रेडियो एक पल के लिए चुप रहा। फिर स्पीकर से एक डरावनी आवाज आई, उन्हें शिकार बनाओ। कोई रोक नहीं। यह एक छोटा वाक्यांश था, लेकिन दृढ़ संकल्प और जानलेवा इरादे के साथ मोटा था। सर, हाँ सर, ईगल ने एक प्रशिक्षित हत्यारे की कठोर नजर के साथ आदेश को स्वीकार किया। फिर भाड़े के सैनिकों का समूह जियाओ लो और चूयू के निशान का पीछा करते हुए भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह घने जंगल में निकल गया। चूयू एक लड़की थी जो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई थी, और यह उसके जीवन में पहली बार था कि वह कभी इस तरह के दर्दनाक अनुभव से गुजरी थी। उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि उसे जियाओ लो द्वारा बचाया गया था जब तक कि उसने देखा कि वह अब काले आदमी के शरीर की गंध को सूंघ नहीं सकती थी। ऊपर देखते हुए वह जम गया। जियाओ दिखावटी डीसी के। उसकी बादाम के आकार की आंखें चौड़ी हो गई और उसका मुंह खुल गया, जिससे एक छोटा ओ बन गया। वह इस अचानक घटनाओं से चौंक गई और कभी कल्पना नहीं कर सकती थी कि जियाओ लो उसे बचा लेगा। क्या वह उसे छोड़कर भाग नहीं गया? मालकिन चू, यदि आप पश्चिमी लोगों के एक समूह से नाराज नहीं होना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप चुप रहें। यदि आप सहयोग नहीं करते हैं, तो मैं आपको भेड़ियों के पास फेंक दूंगा। जियाओ लो ने ठंडी सलाह दी। यदि चू युनशियोंग से किया गया अपना वादा नहीं होता, तो वह खुशी से इस स्थिति से बाहर रहता। वह एक लड़की के रूप में चू यू की विशेष रूप से परवाह नहीं करता था और उसके लिए स्नेह की कोई भावना नहीं थी। दिखावटी, तुम मैं करूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चू यू क्रोधित था। उसने अपना छोटा सा मुंह खोला और जियाओ लो के कंधे पर जोर से नीचे गिरा दिया। चांदी सफेद दांतों की 2 साफ सुथरी पंक्तियां जियाओ लो के मांस में गहराई तक डूब गई। जियाओ लो ने अपने दांतों को किरकिरा कर लिया, अपने चेहरे पर एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ उसके काटने को बलपूर्वक हिलाया। क्या आप वास्तव में विश्वास नहीं करते हैं कि मैं आपको छोड़ दूंगा? तुम यह मत करो। चूयू की कमजोर आकृति कांप गई और उसकी आंखों में घबराहट चमक उठी। पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी सांस्कृतिक वर्जनाओं को नजरअंदाज करते हुए वह एक ऑक्टोपस की तरह जियाओ लो से कसकर चिपक गई। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा, दिखावा करता हूँ। कृपया मुझे पीछे मत छोड़ो। काले आदमी की यादों और भयानक दृश्यों ने उसे गहराई से आघात पहुंचाया था और सदमे ने उसे ऐसा महसूस कराया कि दुनिया खत्म हो रही थी। उसकी भावनात्मक स्थिति वर्तमान में एक पूर्ण मंदी के करीब थी। जियाओ लो की उपस्थिति स्वर्ग से एक जीवन रेखा की तरह थी जब वह डूबने के करीब आ गई थी, इसलिए अब उसने उसे प्रिय जीवन के लिए पकड़ लिया। उसे लगा कि यह उसके जीवन में कभी भी मिला सबसे अच्छा आश्चर्य था और जियाओ लो की बाहों में होने से उसे सुरक्षा की एक अकथनीय भावना मिली। एक अविश्वसनीय गति से जंगल के माध्यम से दौड़ते हुए जियाओ लो ने नीचे देखा और टिप्पणी की, आपको वास्तव में आभारी होना चाहिए कि आपके पास इतना अच्छा पिता है।
यदि चू युनशियोंग ने अपने मूल्य को नहीं पहचाना होता तो वह इस कार्य को स्वीकार नहीं करता। यह सुनकर चू यू अवाक रह गया। जियाओ लो को उसके पिता चू युनशोंग ने उसकी निगरानी करने के लिए भेजा था। तो यह कोई संयोग नहीं था कि उसने और बाई लिंग ने उस रात जो आकृति इतनी बारीकी से देखी थी वह जियाओ लो से मिलती जुलती थी। क्या यही कारण है कि जियाओ लो ने स्कूल में इतनी अजीब तरह से काम किया? क्या वह हमेशा उसका पीछा करता था? अब तक जो कुछ भी हुआ था उसे समझाया जा सकता है कि क्या जियाओ लो का उद्देश्य यहाँ उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना था। बस फिर यह सब क्लिक किया गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके भीतर गहराई से एक अजीब भावना उमड़ रही थी, भावनाओं का एक अवर्णनीय मिश्रण। एक धीमी चिल्लाहट ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। कसकर लटक जाओ। जियाओ लो एक जंगली बाघ की तरह छलांग लगाते हुए मध्य स्प्रिंट पर कूद गया और एक छोटी सी धारा से घिरा हुआ था जो 3 गज तक फैली हुई थी। चूयू ने कूद गति को स्पष्ट रूप से अनुभव किया। यह एक स्विंग पर खेलने जैसा लग रहा था, लेकिन कहीं अधिक रोमांचकारी और उत्तेजक, क्योंकि वह नीचे की ओर 7 से 8 गज की गिरावट देख सकती थी। इन ऊंचे पहाड़ों में घुमावदार नाला जंगल में गहरे झरने में बह गया। आह! वह अपनी चीख को रोक नहीं पाई और जियाओ लो पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। डर था कि वह गिर सकती है। क्या तुम औरतें चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती? जियाओ लो की अभिव्यक्ति सहानुभूतिहीन थी क्योंकि उन्होंने उसकी आलोचना की थी। चू यू आंसू के बिंदु पर परेशान था। उसने उसे देखते हुए जवाब दिया, मैं नहीं चाहती, लेकिन मैं खुद की मदद नहीं कर सकती। यह बहुत डरावना है। यदि आप डरते हैं तो बस अपनी आंखें बंद करें। जियाओ लो ने गुस्से से भौंकना शुरू कर दिया। अपने होंठ को काटते हुए चूयू ने अपना चेहरा जियाओ लो की छाती में दबा दिया। लक्ष्य हासिल किया गया। लगभग 500 गज आगे। लॉक करें और लोड करें। संलग्न होने के लिए तैयार हो जाओ। ईगल ने दस्ते को अपने आदेश रिले किए। उसने अपनी बंदूक पर अपनी पकड़ कस ली और अपना पीछा तेज कर दिया। जियाओ लो उन पुरुषों के बारे में अच्छी तरह से जानता था जो उनका पीछा कर रहे थे। ब्लैकवाटर कंपनी के भाड़े के सैनिक दृढ़ थे। अगर वह खुद से था तो उन्हें हिलाना केक का एक टुकड़ा होगा, लेकिन चू यू के साथ यह बहुत अधिक कठिन था। यहाँ तक कि अगर वह पूरी गति से दौड़ता था तो वह लाल स्कॉर्पियन मर्केनरी कॉर्प्स के हल्के से सुसज्जित सदस्यों से दूर नहीं जा सकता था। उसे एक योजना के बारे में सोचने की जरूरत थी। जियाओ लो ने अपने आसपास के माहौल को भौं से देखा क्योंकि उन्होंने इससे बाहर निकलने का एक रास्ता तैयार किया था। यह बहुत अच्छा होगा अगर वह चू यू को एक सुरक्षित स्थान पर जमा कर सके। अकेले वह अपने पीछे भागने वाले भाड़े के सैनिकों को मारने की अपनी क्षमता के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त था। जैसे ही वह भागा, उसने एक और छोटी नदी देखी। झाड़ियों के विकास के कारण किनारे गंदे थे और इसके साथ चलने वाला कोई भी व्यक्ति जल्दी से गहरे कीचड़ में ढक जाएगा। बस जियाओ लो के पास प्रेरणा की चमक थी। उसने अपनी बाहों में सुंदरता को नीचे देखा। वह उसे थोड़ा पीड़ित होने देता था और उस समय का बदला लेता था जब उसने पार्टी में उसे अपमानित किया था। क्या मुझे वास्तव में यहाँ छिपना है? यह बहुत ठंडा है। शरद ऋतु अभी बीत चुकी थी और मौसम ठंडा था। यह न तो ठंडा था और न ही गर्म, लेकिन पहाड़ों में गहराई से बहने वाली नदी का पानी बर्फीला था। जियाओ लो के निर्देशों का पालन करते हुए चूयू मिट्टी में आधा दफन पड़ा था। वह ठंड से कांप रही थी क्योंकि उसने जियाओ लो से दयनीय रूप से विनती की थी, जब तक आप चबाना और थूकना नहीं चाहते हैं, आपको यहीं छिपे रहने की जरूरत है। फिर उसे एक खोखली रीड ट्यूब सौंपते हुए जियाओ लो ने उसे ईमानदारी से आश्वस्त किया, बस मुझे इन भाड़े के सैनिकों से निपटने के लिए 40 नहीं 20 मिनट दें। फिर आप बाहर आ सकते हैं। अध्याय 80 शिकार करने का समय। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। चूयू ने एक पल के लिए अपनी गलतफहमियों के साथ कुश्ती लड़ी। आखिरकार जियाओ लो की आज्ञा का पालन करने और गंदे कीचड़ में छिपने का फैसला किया। मेरे बारे में मत भूलना। मुझे डर है कि मैं यहाँ से खुद से नहीं निकल पाऊंगा। उसने धीरे धीरे खुद को पीछे की ओर झुकाया
और उसकी आवाज मच्छर की तरह छोटी थी, लेकिन शब्द स्पष्ट रूप से जियाओ लो के दिल में अंतर्निहित थे। शायद एक आदमी के लिए उसके जैसी सुंदरता के लिए कुछ सहानुभूति महसूस करना सामान्य था। मैं नहीं करूंगा। जियाओ लो ने नदी में उतरने से पहले उसे पूरी तरह से दृष्टि से छिपाते हुए उस पर कीचड़ का ढेर लगा दिया। नदी न तो चौड़ी थी और न ही गहरी, और पानी केवल उसकी जांघ तक आता था। पापा, चूयू ने कदमों की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसके ठीक बगल में चल रहे थे, और उसने डर के मारे अपनी सांस रोक ली। ईगल कोडनेम वाले मजबूत एक आंख वाले व्यक्ति ने पत्थरों के पास कीचड़ भरे पैरों के निशान देखे। प्रिंट के 2 सेट थे, एक छोटा और एक बड़ा, और उसकी आंखें थोड़ी संकुचित थी। वह ठंडे स्वर में उछला, वे यहाँ से गुजरे, आखिरकार, चुपके साथी। अगर वह नदी का पीछा करता है तो जल्द ही हम उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। जल्दी से नीचे की ओर फैलाएं, और यदि आप पानी में कीचड़ का कोई निशान देखते हैं तो सीटी बजाएं। वह लड़की को ले जा रहा है, इसलिए वह हमसे तेज नहीं चल सकता। पुरुषों की पंक्ति नदी के किनारे तेजी से चल पड़ी। अनुभव एक अच्छी बात थी, लेकिन कभी-कभी इसका उल्टा असर होता था। फिलहाल वे जियाओ लो के हाथ की हथेली में नृत्य कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें विभाजित करने की योजना बनाई थी। चूयू द्वारा अब पीछे नहीं हटते हुए जियाओ लो ने अपनी गति को दोगुना कर दिया। जंगल के माध्यम से एक प्रेत की तरह घूमते हुए उसने अपना शिकार शुरू किया। पपफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने कहा, यह अविश्वसनीय है। वह आदमी कहाँ चला गया? हम इतने लंबे समय से उसका पीछा कर रहे हैं और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। हम एक लड़की को ले जाते समय हमसे बचने के लिए यह लड़का वास्तव में कुछ होना चाहिए। रेड स्कॉर्पियन मर्केनरी कॉर्प्स के 2 सदस्यों ने निराशा महसूस करते हुए अपने आसपास की तलाशी ली। उनमें से किसी ने भी एक बेल को चुपचाप ऊपर पेड़ की शाखा से नीचे उतरते हुए नहीं देखा और लाल चेहरे के साथ एक बुरे भाड़े के सैनिक के सिर पर बंद हो गया। बेल उसकी गर्दन के चारों ओर कस गई और बुरे आदमी ने सहज रूप से उसे पकड़ लिया, लेकिन एक बड़े बल ने उसे ऊपर की ओर खींच लिया। उसकी गर्दन फांसी के फंदे से कसकर जकड़ी हुई थी और वह सांस भी नहीं ले पा रहा था, कोई आवाज निकालना तो दूर की बात थी। वह एक मौन आतंक में संघर्ष कर रहा था, अपने साथी तक पहुंचने और टैप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वह आदमी उससे 2 कदम आगे था और उसकी उंगलियां सिर्फ कुछ इंच छोटी थी। उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया, बीट लाल हो गया, और वह असहाय होकर देख रहा था कि उसका अनजान साथी दूर जा रहा है। वाह! बुरे आदमी को पेड़ की छतरी में फेंक दिया गया। पत्तियों के माध्यम से फिल्टर इंक के माध्यम से उन्होंने एक सुंदर भावहीन चेहरा देखा। हवा में चूसने की कोशिश करते हुए उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई, लेकिन यह उसके चारों ओर जम गया और इसमें से कोई भी उसके श्वास नली में प्रवेश नहीं किया। पीड़ा से भरे चेहरे के साथ बुरी तरह से लाल चेहरे वाला आदमी जियाओ लो की ओर झुका हुआ था। उसका हाथ अपने इंटरकॉम के लिए पहुंच गया, लेकिन जियाओ लो ने उस पर हल्के से दबा दिया, इसलिए वह अब हिल नहीं सकता था। संघर्ष करते हुए उसके गले में फंदा कस जाने के कारण उसका संघर्ष कमजोर हो गया। उसे दम घुटने से मौत का एहसास हुआ। उसका साथी, जो उससे आगे था, ने आखिरकार देखा कि कुछ बंद था और पलट गया। क्या? वह कहाँ गया? लाल भूत, लाल भूत। उसने अपने साथी के कोड नाम को 2 बार चिल्लाया। उसकी आवाज जंगल में फैल गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे कि उसकी आवाज को छाया में दुख के एक राक्षस ने निगल लिया था। वह एक आवाज नहीं सुन सकता था, यहाँ तक कि एक प्रतिध्वनि भी नहीं। वह पूरी तरह से घबराया हुआ महसूस करने लगा और अपने वॉकी पर ईगल को रिपोर्ट करते समय अपने परिवेश का सर्वेक्षण किया। चील, अंदर आओ। लाल भूत गायब है। मैं दोहराता हूँ, लाल भूत गायब है। NOVELBIN। आपका क्या मतलब है? वह तुम्हारे ठीक पीछे है। GPS आपकी स्थिति को अतिव्यापी दिखाता है। ईगल की आवाज इंटरकॉम के माध्यम से वापस आई। एक कुलीन सशस्त्र भाड़े के दस्ते के रूप में उनके पास स्वाभाविक रूप से लाइन GPS तकनीक के शीर्ष तक पहुंच थी।
उसके प्रत्येक आदमी की स्थिति उसकी घड़ी पर एक लाल बिंदु के रूप में दिखाई दी। क्या? अतिव्यापी? वह आदमी, जिसका कोड नाम व्हाइट एप था, ठंडे पसीने में फूट पड़ा। उसकी नजर धीरे धीरे ऊपर की ओर चली गई, केवल यह देखने के लिए कि एक आदमी उसके ऊपर पेड़ से लटका हुआ था। यह उसका बुरा लाल चेहरा वाला साथी था। लाल भूत का चेहरा स्तब्ध भाव के साथ खून से लथपथ था। उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर निकल गई। आह! पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। व्हाइट ऐप को हड्डी में ठंड महसूस हुई और उसने कुछ कदम पीछे हटते हुए एक चीख छोड़ दी। व्हाइट ऐप, रिपोर्ट, वहां क्या हो रहा है? ईगल दहाड़ा, उसकी आवाज इंटरकॉम से आ रही थी। लाल भूत मर चुका है, एक पेड़ से लटका हुआ है। बैकअप का अनुरोध करें। बैकअप का अनुरोध कर रहा हूं। बात करते करते व्हाइट ऐप के दांत चटकने लगे, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक रेजर नुकीली खंजर ने उसकी छाती में छेद कर दिया। ब्लेड खून से सना हुआ था क्योंकि इसे तेज और हिंसक गति में उसके पीछे से वापस खींच लिया गया था। चाकू ने सीधे उसके धड़ पर वार किया था, जिससे उसके दिल पर सटीक चोट लगी थी। ओफ! उसके घाव से गर्म ताजा खून बह रहा था। व्हाइट ऐप की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसकी आंखें आतंक में खुल गई क्योंकि वह अपने खून के पूल में गिर गया था। व्हाइट ऐप, क्या आप कॉपी करते हैं? जवाब देना। क्या आप कॉपी करते हैं? ईगल की तत्काल चिल्लाहट इंटरकॉम के ईयरपीस से गूंज उठी। जियाओ लो ने कोई दृश्य भावना प्रदर्शित नहीं की। उसने अपने दाहिने पैर को उठाया और रेडियो को टुकड़ों में चकनाचूर करते हुए जमकर नीचे मुहर लगाई। छोटे इलेक्ट्रॉनिक टुकड़े पूरे मैदान में बिखरे हुए हैं। अपनी नजर उठाकर उसने जंगल की गहराइयों में झांककर देखा, अपने आप से कहा, 11 और जाने बाकी हैं। फिर एक बंदर की चपलता के साथ वह पेड़ों में कूद गया। जैसे ही वह वहां से गुजरा, कुछ शाखाओं को हिलाया। कुछ पत्ते धीरे धीरे तैरने लगे। नहीं, ईगल ने जोर से कसम खाई और फिर अपने दस्ते को आदेश दिया, सभी लोग जल्दी से व्हाइट ऐप और रेड घोस्ट की स्थिति की ओर बढ़ते हैं। अब तुरंत जाओ। उनके वॉकी से जवाबों की एक श्रृंखला सुनाई दी, यस सर। इस बीच फांग चोंगकियांग से फोन आने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल उनके स्थान की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही काफिला वाइल्ड बोर रिज की ओर बढ़ा, पुलिस के सायरन की चुभती चीख सुनाई दी। उन्होंने कहा, टीम लीडर गो, अपराधी स्नाइपर राइफलों से लैस है। ऐसा लगता है कि वे आपके औसत अपराधी नहीं हैं। मुझे परवाह नहीं है कि वे कौन है। अगर वे जियांगचेंग में परेशानी पैदा कर रहे हैं, तो उनके पास हमारे पुलिस बल के लिए कोई सम्मान नहीं है। संदेश भेजे कि मैं चाहता हूं कि प्रत्येक प्रमुख शाखा अपने सर्वश्रेष्ठ पुरुषों को वाइल्ड बोअर रिज में भेजे। हम क्षेत्र को घेर लेंगे और एक जाल बनाएंगे कि कोई भी आदमी, यहाँ तक कि एक बग भी नहीं बच सकता है। गुक यानलिन ने पुलिसकारों में से एक के अंदर से जमकर गरजते हुए कहा। अपनी पुलिस की वर्दी पहने, उसके पास एक ताजा सुंदर उपस्थिति थी और एक दुबला सुंदर आकृति थी। उसके छोटे बाल बड़े करीने से उसके कानों के पीछे एक जूड़े में लिपटे हुए थे और उसकी सुरुचिपूर्ण शुद्ध आंखें धार्मिक क्रोध से चमक रही थी। अपने दस्ते के हिस्से के साथ ईगल ने व्हाइट ऐप और रेड घोस्ट की अंतिम ज्ञात स्थिति के लिए जगह बनाई क्योंकि अज्ञात ध्वनियों को उनके इंटरकॉम के माध्यम से प्रेषित किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बत्तखों का गला काट दिया गया हो, क्योंकि एक एक करके उनके जीपीएस पर लाल बिंदु हिलना बंद हो गए थे। हाँ, यह क्या हो रहा है? वह जानता था कि स्थिति ने एक बुरा मोड़ ले लिया है, लेकिन मजबूत एक आंख वाला आदमी अभी भी इसे अपने लिए देखना चाहता था। जब वे पुरुषों की अंतिम ज्ञात स्थिति में पहुंचे, तो उन्होंने सफेद ऐप को खून से लथपथ और लाल भूत को एक पेड़ से लटकते हुए देखा। वे डर के मारे पीले पड़ गए, अपनी आंखें फाड़ने में असमर्थ थे। जब वे सभी एक साथ इकट्ठे हुए, तो उनमें से केवल 8 बचे थे। सभी भाड़े के सैनिक अब किनारे पर थे और जंगल खुद उनके चारों ओर खतरे से बंद हो रहा था। उन्हें लगा जैसे वे सभी दिशाओं में दुश्मनों से घिरे हुए हैं, जो गहराई में छिपे हुए हैं।